सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग सारी यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं एक बार। अब हम लोग एकदम फाइनल टच देने जा रहे हैं। उसके लिए हम एक बहुत अनोखा प्रयास किया है और उस अनोखे प्रयास को जरूर आप लोग देखिएगा और आपको पसंद आएगा। उसमें होगा क्या, आपके पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड में कुछ लिखा हुआ महसूस हो रहा होगा, दिख रहा होगा। महसूस इसलिए हमने बोला क्योंकि दिख नहीं रहा होगा एकदम से। तो मैं करूंगा क्या, ये हमारे पास 3 यूनिट का डाटा है। आपके पास 1, 2 और 3। अभी फिलहाल हमारे पास 3 यूनिट का डाटा है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन 3 यूनिट का डाटा है। 3 यूनिट को हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 1 घंटे या सवा घंटे के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इससे रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि सारे के सारे हम 6 यूनिट कवर करेंगे। सोच रहा था 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर इसको बना देता हूँ। तो पहला पार्ट ये मैं लेके आ जाया हूँ। इसमें अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट लास्ट के 3 यूनिट का आएगा। हायर एजुकेशन का आपका होगा, पीपल डेवलपमेंट का आएगा और एक और आपकी जो यूनिट है कौन सी, ICT की 3 यूनिट उसमें है। और ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं करूंगा क्या, जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें है, ये मैं अपने सहूलियत के लिए लिख लिया हूं, क्योंकि जिससे चीजें सीक्वेंस से बाहर ना जाए। तो मैं इसको डिकोड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आपको करना क्या है कि हो सके तो अगर रफ पेज ले ले तो ठीक है, नहीं ले तो आप केवल मुझे सुनिए और सुनने से आपको क्या होगा, सारी चीज सीक्वेंस के सारे टॉपिक एक तरह से कवर हो जाएंगे। आप मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे बने रहेंगे तो सारी आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में आप 3 प्रकार के टीचिंग जानेंगे, स्मृति, अवबोध और रिफ्लेक्टिव। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग होती है। हमने डिटेल से वहां पर चर्चा किया है। तो स्मृति हर्बर्ट साइंटिस्ट आप लोग याद रखेंगे, और मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग में, रिफ्लेक्टिंग में हंट। ठीक है, स्मृति सबसे बेसिक लेवल का होता है, इसमें मोस्टली आपको याद करना होता है। रिफ्लेक्टिव थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लास्ट लेवल है, जो कि चिंतन लेवल है। अंडरस्टैंडिंग बीच वाला लेवल है, जिसमें आपको चीजें सिखाई जाती है। ओके, तीसरा, फिर उसके बाद हम लोग अगला आते हैं कि सिलेबस वर्सेस करिकुलम। सिलेबस और करिकुलम में क्या बेसिक अंतर होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस मेनली एक विषय का डिजाइन होता है। करिकुलम पूरा एक कोर्स का डिजाइन होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद फिर जैसे टीचिंग के लिए क्या होता है, सिलेबस डिजाइन होता है। इंस्ट्रक्शन के लिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन और लर्निंग में हम अंतर थोड़ा सा जानेंगे। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और लर्निंग। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन और लर्निंग में क्या अंतर होता है, टीचिंग में हम मोस्टली ज्ञान के लेवल की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, स्टूडेंट और टीचर का परस्पर संबंध, रिलेशन को दिखाते हैं। और लास्ट आपका आता है लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो परस्पर संबंध होते हैं, उससे एक एक्सपीरियंस आता है, जो हम लोग फाइनली उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसको एक्सपीरियंस करते हैं। लर्निंग, टीचिंग और आपका एक इंस्ट्रक्शन, 3 आपका बेसिक अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस और करिकुलम में हम लोगों ने देख लिया। सिलेबस मोस्टली डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है और परीक्षा या फिर बोर्ड के लिए होता है और संकुचित होता है। और जबकि करिकुलम की अगर बात करें तो ये निर्देशात्मक होता है, कोर्स के लिए डिजाइन होता है और ये एक विस्तृत होता है। ओके, फिर एक क्वेश्चन अगला आता है कि टीचिंग इज आर्ट और साइंस। ये शिक्षण जो है कि कला है या विज्ञान। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसका उत्तर सीधा सा होगा, ये दोनों है। साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस जहां पे हम लोग जब साइंस बोलेंगे कि टीचिंग एक साइंस है, तो उसमें क्या होता है, साइंस मतलब कि एक पर्टिकुलर फार्मूलेशन होता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है, और वो क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बाद ये प्रूवन होता है, प्रूव किया जाता है। ठीक है, तब आप साइंस है। और आप जब आर्ट कहेंगे कि टीचिंग एक आर्ट है, तो उसमें क्या होता है, टीचिंग एक व्यवहार, सामाजिक और व्यवहारवादी होता है, लोगों को एक एथिकल वैल्यूज देता है, एक एथिकल नॉलेज देता है, इसलिए टीचिंग कला कहलाता है। ठीक है,
तो ये दोनों है, व्यवस्थित ढंग से है। इसमें एक चरण होते हैं ना टीचिंग करने के लिए, ये बहुत सारे चरण डिसाइड होते हैं, इसलिए इसको साइंस कहा जाता है, व्यवहारिकता होती है इसलिए आर्ट कहा जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं और अभी भी हम लोग देख लेते हैं कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव ब्लूम टेक्सोनॉमी डिसाइड करते हैं, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 तरह के ब्लूम टेक्सोनॉमी होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैग्ने और ब्रिग्स, गैग्ने और ब्रिग्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव में ब्लूम टेक्सोनॉमी याद करना है और गैग्ने एवं ब्रिग्स। गैग्ने एवं ब्रिग्स ने 5 चरण में बताया है, बौद्धिक कौशल, कार्य साधना, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण। ठीक, ये 3 तरह, ये इतने तरह के इसमें गैग्ने और ब्रिग्स के उद्देश्य हो गए। अब मैक्सिम ऑफ टीचिंग आप लोग जानते हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर उसके बाद नॉन टू अननोन हो गया, सरल से जटिल, नॉन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट, विशेष से सामान्य हुआ, निश्चित से अनिश्चित तक हो गया। ये हमारे मैक्सिमम टीचिंग कहलाते हैं। इसको आप नोट डाउन या फिर केवल आप सुनते रहेंगे तो आपका रिवीजन तुरंत हो जाएगा। शिक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कौन कौन से समान सिद्धांतों की अगर बात करें तो प्रेरणा, गतिविधि, रुचि का सिद्धांत, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, ठीक है, विभाजन का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, सृजन का सिद्धांत, ये क्या है, सामान्य है। और मनोवैज्ञानिक या फिर साइकोलॉजिकल अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो प्रेरणा और रुचि, इंटरेस्ट और मोटिवेशन का सिद्धांत, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत मतलब एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, सहानुभूति, एम्पैथी, सिंपैथी, सहयोग का सिद्धांत, हेल्पिंग नेचर, ये क्या होते हैं, हमारे टीचिंग के प्रिंसिपल होते हैं या फिर सिद्धांत माने जाते हैं। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं कि अधिगम की शैली क्या होती है। अधिगम मतलब लर्निंग की क्या क्या शैलियां होती हैं, तो हम सब लोग को मालूम है, दृश्य संबंधी शैली, दृश्य संबंधी, श्रवण संबंधी और सहज ज्ञान संबंधी, 3 तरह की शैली होती है। दृश्य मतलब देखने वाला, विजुअल, श्रवण मतलब ऑडियो, सहज ज्ञान मतलब नॉलेजेबल, और चौथा आपका आगमनात्मक मतलब आगमनात्मक शैली, ठीक है, मतलब आने वाला, इंडक्टिव। ओके, फिर उसके बाद दृश्य संबंधी शैली में आपका चित्र होगा, श्रवण संबंधी शब्द ध्वनि होंगे, सहज ज्ञान में आंतरिक और अनुभूत होगी, और फैक्ट टू कॉन्सेप्ट अगर बात करेंगे तो आगमनात्मक मतलब सिंपल से कठिन की ओर, और कॉन्सेप्ट से लेकर तथ्य की मतलब निगमनात्मक मतलब जटिल से सरल की ओर आएंगे निगमनात्मक में। ये शैलियां आपकी हो गई। सक्रिय शैली हो गई आपकी, चिंतनशील शैली हो गई, क्रमिक शैली हो गई, इस तरह से भौतिक गतिविधियां सक्रिय में हुए, चिंतनशील में विचार विमर्श होगा, क्रमिक में संबंधित चरण होंगे, वैश्विक स्तर पर समग्रता से देखा जाएगा, तो ये अधिगम की शैली होंगे। फिर अब अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं, ये हम सब लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार फिर से जल्दी देख रहे। नंबर 1 में अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है तो अफेक्ट करेगा टीचिंग को। टीचिंग का स्किल भी अफेक्ट करेगा, हम सब लोग को मालूम, टीचर का एक एक्सपीरियंस भी करेगा कि क्या उसके पास संभावनाएं हैं। इकोनॉमिक फैक्टर भी टीचिंग को अफेक्ट करे, भाई आर्थिक व्यवस्था नहीं रहेगी, अगर कोई स्कूल चलाना है, कोई कॉलेज चलाना है तो निश्चित रूप से वो अफेक्ट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी नहीं बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं तो फिर वहां पर टीचिंग हमारा अफेक्ट होगा निश्चित रूप से। अगला विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या मतलब उसका कोर्स का क्या डिजाइन है, माता पिता का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, ये भी अफेक्ट करता है टीचिंग को। कभी कभी क्या होता है, माता पिता ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं या फिर उनके उसमें रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल गया है तो इस स्तर से पढ़ाई करके आएगा, और जरूरी है ना, कोई कोई तो ऐसा एक्सपेक्ट कर लेता है कि वो गया 2 दिन मतलब हमारा बच्चा सब कुछ जान जाएगा, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग है, कारक है, ये सब टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अब अगला आता है शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विद्या की अगर हम बात करें तो 3 तरह के शिक्षण की विधियां हम लोग
देखते हैं, जानते हैं। अध्यापक केंद्रीय मतलब टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंटर्ड। फिर मिश्रित मिक्स्ड, दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित मतलब लर्नर सेंटर्ड। इसमें हम लोग जानते हैं अध्यापक केंद्रित अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेक्चरर देख ले, लेक्चर को देखें, व्याख्यान विधि को देखेंगे। मिश्रित में देखेंगे ग्रुप डिस्कशन, और आपका लर्नर ओरिएंटेड में देखेंगे तो उसको होमवर्क देना, असाइनमेंट देना, उससे ग्रुप डिस्कशन करना, ये उसमें आता है। ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एड्स इसको बोलते हैं, टीचिंग एड इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति हुए कार्टर ए गुड, कार्टर ए गुड ने ये कहा कि कोई सामग्री जो एक टीचर को पढ़ाने में यूज आ रही, मान लीजिए मार्कर है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, मान लीजिए कोई किताब है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? टीचिंग एड कहलाएंगे एक टीचर के लिए। ओके, तो क्लास में यूज की जाने वाली सारी सामग्री जिसके माध्यम से टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो टीचिंग एड के अंतर्गत आते हैं, ये आप जान लीजिए। उसके बाद टीचिंग एड के क्या प्रकार होते हैं? तो टीचिंग एड के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो टीचिंग एड के प्रकार में अगर हम लोग बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर प्रकार होते हैं, हार्डवेयर प्रकार होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो अगर आपको कोई विजुअलाइजेशन दिखाते हैं, कोई कंप्यूटर में चित्र दिखाते हैं, कोई गाना सुनाते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते। हार्डवेयर में ये सारी मार्कर हो गए, डस्टर हो गए, बोर्ड हो गए, बेंचेस हो गए, किताबें हो गए, दैट इज हार्डवेयर। ओके, ये टीचिंग एड आप लोग सब जानते हैं। फिर हम लोग अगले टर्म की ओर बात आते हैं जिसको कहते हैं माइंड मैप। तो माइंड मैप का क्या मतलब होता है कि इसके अगर देखा जाए, जनक देखा जाए, इसमें जो जिन्होंने काम किया है तो एक शिक्षा वैज्ञानिक है टोनी बुजान। टोनी बुजान ने इसमें बात किया है और इन्होंने ये कहा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मान लीजिए लिखा हुआ है हिस्ट्री, उसका माइंड में मैप बनाना, एक इमेज बना लेना, ये क्या कहलाता है? माइंड मैप बनाना। इससे होगा क्या? जैसे मैं कहानियां सुना रहा हूं, मान लीजिए कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि महात्मा गांधी जी एक बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़ा व्यक्ति आ रहे हैं भारत, ठीक है, एक 1915 में एंट्री कर रहे हैं, ऐसा। उसके बाद वो आके पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, फिर उसके बाद वो सत्याग्रह चलाते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, फाइनली लास्ट में उनको 1948 में गोली मार दी जाती है। तो आपके दिमाग में एक ये इमेज चलना चाहिए कि हाँ गांधी जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक इमेज चलेगा, तो आप उसको याद कर पाएंगे। ओके, तो ये है आपका माइंड मैप। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप भी सेम चीज है। कॉन्सेप्ट मैप में भी ऐसा है कि जटिल कॉन्सेप्ट को इजी ढंग से बना लेना, जैसा कि हमने अभी कहानी सुनाया, तो आप लोग को इसमें एकदम याद रहेगा कि पहले आए, फिर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश को जाने, सत्याग्रह असहयोग आंदोलन किया 1920 में, फिर उसके बाद वो आए, फिर सॉरी 1920 में असहयोग आंदोलन ने, हाँ असहयोग आंदोलन किया, फिर 1930 में जाके दांडी मार्च किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया। तो आपको दिमाग में एक माइंड मैप बनेगा, कॉन्सेप्ट बैठता चलेगा। पहले उन्होंने असहयोग किया, उसके बाद उन्हें सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, ओके, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए। तो कॉन्सेप्ट मैप यही है, जटिल कॉन्सेप्ट को एक जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अपने दिमाग में इजिली बैठाना, ठीक। फिर डेल कोन मॉडल क्या कहलाता है? डेल कोन मॉडल शिक्षण योजना से रिलेटेड है और अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड, ठीक। इसमें यह कहा गया कि देखिए, जैसे आप अगर पढ़ेंगे ना, कोई चीज पढ़ने से आपको केवल 10% चीजें याद रहती हैं और सुनने से आपको 20% चीजें याद होती है, और उसी चीज को अगर आप देख लेंगे तो वो आपको 30% याद हो जाएगा। और आप सुन लेंगे या और देख लेंगे, दोनों कर लेंगे, ऑडियो वीडियो दोनों, तो 50% चीजें आपको याद रहेंगे। और वही चीज अगर आप क्या कह लेंगे, कह देंगे किसी को, मतलब समझा देंगे, बता देंगे और लिख लेंगे, तो आपको आप 70% याद हो जाएगा। और वही चीज, उसी कॉन्सेप्ट को आप बार बार करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आपको 90% याद रहेगा। ये क्या है आपका डेल कोन का शिक्षण योजना या फिर अधिगम या फिर लर्निंग की प्रोसेस है। इन्होंने ये त्रिकोण के माध्यम से ये बताया, ठीक है। अब क्या है,
लास्ट में हम लोग आते हैं, इस यूनिट के लास्ट में हम लोग पहुंच रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन। इवेल्युएशन कई तरीके से किया जाता है, एग्जाम लेके किया जाता है, लिखित एग्जाम लेके, ओरल एग्जाम लेके किया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम लेके किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे कुछ जैसे लिखित एग्जाम हुआ, मौखिक एग्जाम हुआ, व्यवहारिक एग्जाम हुआ। गुणात्मक, अगर गुणात्मक मूल्यांकन की हम लोग बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है, इंटरव्यू आता है और जांच होती है, मतलब एक इस तरह से आपका मूल्यांकन किया जाता है। रेटिंग दिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड जो आपके स्कूल में बनाए जाते हैं, कॉलेजेस में बनाए जाते हैं, तो ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? गुणात्मक ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, फिर आता है, हाँ, और क्या आता है मूल्यांकन में? हम लोगों ने देखा है, पहले भी देख चुके और अभी भी बता रहा था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और एक समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका एक निश्चित कम कम समय में थोड़ा थोड़ा सिलेबस लेके दिया जाता है। जैसे यूनिट टेस्ट होता था तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता था, और लास्ट में जो एग्जाम होता है पूरी तरह से ज्यादा सिलेबस लेके, उसको समेटिव असेसमेंट या फिर ऐसे कहते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक निदानात्मक असेसमेंट या फिर मूल्यांकन क्या है? जिसमें जो भी सब्जेक्ट जिसका कमजोर रहेगा तो उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। रिमीडियल रिमीडियल क्लासेस लगाई जाती हैं, उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। डायग्नोस्टिक, ठीक है, प्लेसमेंट हुआ था। ओके, फिर हम लोग लास्ट इसमें यूनिट में आते हैं, लास्ट टॉपिक्स में आते हैं, जिसमें स्वयं स्वयं का कॉन्सेप्ट हम लोग को सब पता है कि ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियो लेक्चर चलाए जाते हैं और घर बैठे आप डीटीएच के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मेन 3 उद्देश्य होता है, इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। स्वयं का मेन 3 पिलर है, 3 उद्देश्य है। पहुंच, ठीक है, गुणवत्ता और निष्पक्षता। पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, 3 इसमें मेन आधार है। ठीक है, फिर अगला आता है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में 40 चैनल होते हैं, डीटीएच फ्री 24/7 इसमें भी सेवा उपलब्ध रहती है। चैनल जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, 9वीं से लेके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सारी क्लासेस चलती हैं। 4 घंटे की क्लासेस चलती हैं और ये लगभग एक दिन में 5 बार रिपीट हो के दिखाया जाता है। ये स्वयं प्रभा की खासियत है। ओके, फिर उसके बाद मूक मूक आप MOOC, ठीक है, ये क्या है? ये ऑनलाइन कोर्स कराने के लिए है, डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेस हैं। ये मूक से संबंधित है, आप लोग इसको डिटेल में देखे होंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि परंपरागत शिक्षा। परंपरागत शिक्षा हम सब लोग को मालूम है कि परंपरागत शिक्षा पहले वेद पढ़ाए जाते थे, पुराण पढ़ाए जाते थे, उसमें बहुत सारा आपको भाषा के आधार पर शिक्षा दी जाती है, साहित्यिक शिक्षा दी जाती है, कला की शिक्षा दी जाती थी और साइंस दिया जाता था, बहुत सारे। और जो लोग पढ़े लिखे और जो लोग नहीं पढ़े लिखे तो उनको स्किलफुल शिक्षाएं दी जाती है। स्किलफुल मतलब कोई अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको बढ़ईगिरी वाला काम दे दिया जाएगा, उसको स्किल डेवलपमेंट में कोई हस्तशिल्प अच्छा बनाता है, कोई घड़ा बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो इस तरह परंपरा पुरानी शिक्षा पद्धति हुआ करती थी। ओके, आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग का यही मतलब है कि जब आपके टीचिंग टेक्निक में या फिर शिक्षण की प्रक्रिया में कंप्यूटर का रोल आ जाए, कंप्यूटर से आप लोग टीचिंग करने लगे, कंप्यूटर का हेल्प लेने लगे, पावर पॉइंट बनाने लगे, आईसीटी बनाने लगे, पावर पॉइंट बनाने लगे, प्रेजेंटेशन बनाने लगे, प्रोजेक्टर में आप दिखाने लगे, तो यही इसका सीधा सा मतलब है कि आपके टीचिंग में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जोड़ हो गया है, एडिशन हो गया है। दैट मीन्स कि ये आईसीटी का उपयोग है, सिंपल सा यही मतलब है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहली यूनिट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। दूसरी यूनिट पे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी यूनिट का आप सब लोग को पता है, रिसर्च या फिर अनुसंधान। इसके हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक है। तो अनुसंधान के उद्देश्य की अगर बात करें तो सबसे पहला हेडिंग यही है कि अनुसंधान के उद्देश्य, तो नई घटना, अंतर्दृष्टि ज्ञान का और संश्लेषण, समीक्षा करना, सामान्य उद्देश्य का विश्लेषण करना और अन्वेषण करना, ये अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी बात की। अब रिसर्च की विशेषताओं की अगर बात करें तो रिसर्च की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिनमें हम लोगों ने प्रमुख देखा है
वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, निश्चयात्मकता मतलब कि कंफर्मेशन वाला, वैधता, वैलिडिटी और शुद्धता या फिर एक्यूरेसी, ये हमारे क्या है रिसर्च की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर हम लोग अगला आते हैं टॉपिक के प्रकार। तो रिसर्च के क्या क्या प्रकार होते हैं? रिसर्च के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करें। प्राथमिक या फिर मौलिक प्रकार हम लोग जानते हैं, नॉर्मल, व्यवहारिक होता है, अप्लाइड, विकासात्मक, डेवलपमेंट रिसर्च होता है, आगमन, वही इंडक्टिव, निगमन, डिडक्टिव, फिर मात्रात्मक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक, संरचित, असंरचित, ये होते हैं हमारे कुछ प्रकार होते हैं। और बहुत सारे आप लोगों को प्रकार पता है, इसमें आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है ना, पहले भी आप लोग देख लिए हैं। जो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग हमारा एक घंटे का वो मैराथन है, बहुत जल्दी में उसको भी क्विक रिवीजन टाइप का किए हैं, और इसमें हम लोग 3-3 यूनिट को एक साथ रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब स्टेप सोपान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 6 स्टेप होते हैं रिसर्च करने के, हम इसको देखेंगे। तो ठीक है, ये किसके अनुसार है? कभी आ जाए क्रॉसवेल, कौन? क्रॉसवेल के अनुसार 6 स्टेप बताए गए हैं रिसर्च के, फिर अनुसंधान के। तो सबसे पहला स्टेप है समस्या चिन्हीकरण करना या फिर सूत्रीकरण करना। ठीक है, फॉर्मुलेशन करना। दूसरा फार्मूला बनाएंगे। दूसरा है अभिकल्प तैयार करना या फिर रिसर्च का डिजाइन तैयार करना। तीसरा स्टेप है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, तीसरा है प्रदत्त संग्रह उपकरण, मतलब डाटा को डाटा का संग्रह करना। फिर न्यादर्श चयन, मतलब सैंपल का सिलेक्शन करना, चौथा स्टेप है। 5वें स्टेप की अगर बात करें तो अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, मतलब अनुसंधान का प्रपोजल राइट करना। 6 नंबर की अगर बात करें तो प्रदत्तों का एकत्रीकरण, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। और आपका लास्ट है प्रदत्त प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, एनालिसिंग डाटा। ओके, और लास्ट आपका 8वां चरण है रिपोर्ट लेखन, मतलब शोध का रिपोर्ट करना। 8 चरणों में कुल सोपान डिवाइड किए गए हैं कि क्या क्या स्टेप होंगे, क्या क्या रिसर्च के चरण होंगे। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाइपोथेसिस उत्कल्पना। हाइपोथेसिस उत्कल्पना में आप देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस विशेषता वर्णन किया जाता है, और सापेक्ष या संबंध परक रिलेशनल हाइपोथेसिस, व्याख्यात्मक या फिर एक्सप्लानेटरी हाइपोथेसिस, ये 3 प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे या फिर आप सुन लीजिए, केवल इतना जरूरी है बस। डिस्क्रिप्टिव, सापेक्ष या संबंध परक, व्याख्यात्मक। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में विशेष वर्ग के लिए डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, ऐसे कुछ हाइपोथेसिस कुछ कर लिया जाए कि जैसे भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, ये हाइपोथेसिस है। ऐसा कहा जाए कि हर एक 2 किलोमीटर में एक स्कूल है, ये हाइपोथेसिस है विशेष शिक्षा के बारे में। और सापेक्ष या संबंध परक हाइपोथेसिस क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि शहर के बच्चों में एक गार्जियन ज्यादा पैसा खर्चा करता है बजाय कि गांव के। ये क्या हुआ? सापेक्ष, इसमें एक तुलना कर रहे हैं। ये क्या है? हाइपोथेसिस है ना, जरूरी नहीं है और हर कंडीशन में जरूरी नहीं। हाइपोथेसिस यही मतलब होता है, आप परिकल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केस होता है ऐसा। यही अब जैसे इसमें हमने बताया कि सापेक्ष में यही होता है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ही देख सकते हैं कि एक शहर का बच्चा ज्यादा खर्चीला होता है गांव के बच्चे के कंपेयर में, तो ये मोस्ट ऑफ द केस देखा जाता है, पर जरूरी नहीं है। ये हाइपोथेसिस है। व्याख्यात्मक, एक्सप्लानेटरी हाइपोथेसिस, ऐसे ही कोई भी मैटर में आप उसको एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, प्रोफेसर R.A. फिशर दी है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। इसमें नल हाइपोथेसिस, नल मतलब वाइड या फिर खाली जीरो। ठीक है, अब कुछ टर्म है जो इसमें रिलेटेड है, जैसे डिसर्टेशन। डिसर्टेशन आप लोग जानते हैं, और थीसिस। डिसर्टेशन और थीसिस में क्या अंतर होता है? तो डिसर्टेशन मोस्टली आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप कर रहे हैं क्या
एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमबीए किया है, तो वहाँ डिजर्टेशन बनाया जाता है। ओके, मोस्टली ये अमेरिका और ब्रिटेन इन देशों में ये ऐसा चलता था। उसके बाद थीसिस, थीसिस मोस्टली पीएचडी, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो हाँ आप क्या बनाते हैं, थीसिस बनाते हैं। थीसिस ज्यादा टाइम टेकिंग ले लगता है, ज्यादा समय में लगता है इसमें। और हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस में होता क्या है, जो हम हाइपोथेसिस देते हैं, परिकल्पना करते हैं, उसकी हमको पुष्टि की जाती है। पुष्टि मतलब उसको प्रूव करके बताना पड़ता है, ये थीसिस में कहलाता है। और ठीक है, और डिसर्टेशन में क्या होता है कि पुरानी कुछ जानकारियों के माध्यम से उसमें देखिए क्या बोलते हैं उसको, थीसिस में क्या होता है कि हम एक परिकल्पना दें, उसको हमको प्रूव करना पड़ता है। और डिसर्टेशन में क्या होता है कि पुरानी जानकारी हुई और नई जानकारी, हम कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं, पुरानी जानकारी के हिसाब से नया डाटा इकट्ठा करते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि हाँ पुराने से नया पुराने से ही रिलेटेड है। तो इसमें डिसर्टेशन होता है और उसमें परिकल्पना करके हमको प्रूव करना पड़ता है थीसिस में। ठीक है, कम समय किसमें लगेगा, निश्चित रूप से आपको डिसर्टेशन में लगता है, और थीसिस में ज्यादा समय लगता है क्योंकि उसको प्रूव करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ओके, फिर इसके बाद आता है रिसर्च एथिक्स, मतलब आचार नीति के दृष्टिकोण। कुछ दृष्टिकोण होते हैं, आचार विषयक होते हैं, नैतिक विषय होते हैं, उपयोगितावाद रिसर्च के ये नीति होती है। फिर दृष्टिकोण। अब आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आते हैं, शोध को प्रसारित करने तथा प्रकाशन करने के लिए सबसे कुशल साधन है। कोई रिसर्च है कि आपने कोई रिसर्च किया है, उसको प्रकाशित करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आर्टिकल राइटिंग के माध्यम से ही किया जाता है। दैट मीन आर्टिकल राइटिंग। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं आलेख। आलेख के प्रकार भी होते हैं, जैसे अर्थ प्रकाशक, मतलब एक्सपोजिशनरी, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, प्रेरक, परसुएसिव, फिर लास्ट में आपका कथा या फिर नैरेटिव। ठीक है, ये चार प्रकार के कौन कौन से हो गए, एक्सपोजिटरी, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, तीसरा परसुएसिव और चौथा आपका नैरेटिव। ये आपके चार आलेख हुए, दैट में मतलब चार आलेख या फिर आर्टिकल राइटिंग। फिर कुछ टर्म है, जैसे हम देखेंगे संगोष्ठी क्या कहलाता है। तो संगोष्ठी का मतलब सिंपोसियम, सिंपोसियम सीधा मतलब होता है ये एक औपचारिक सभा होती है। और औपचारिक सभा में क्या होता है कि कोई एक विशेष सब्जेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, जिसको प्रिसाइज वे में, लघु रूप में उसको बताया जाता है। कोई बड़ा मैटर है, उसको लघु रूप में बता देना ही क्या कहलाता है, संगोष्ठी के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, औपचारिक होता है। औपचारिक और अनौपचारिक में सिंपल सा मतलब अंतर यही होता है, कभी भी औपचारिक शब्द है तो औपचारिक और अनौपचारिक में यही होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अनौपचारिक हमेशा सोशल होता है, मतलब कहीं भी अगर यूज होने वाली चीजें हैं तो अनौपचारिक कहलाते हैं। और मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में, तो एक औपचारिक होता है। जहां कायदे कानून नियम अनुशासन होता है वो मतलब औपचारिक है। अनौपचारिक इनफॉर्मल तो मतलब डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का फ्रेंडली रिलेशन रहता है वो अनौपचारिक है, और किसी बॉस के साथ रिलेशन है वो फॉर्मल रिलेशन कहलाता है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं संवर्धन, कोलकियम, कोलकियम कहते हैं। संवर्धन क्या कहलाता है, ये शैक्षिक एक सभा होती है। लास्ट में क्या होता है, इसमें आप बताते हैं उस बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वाले जो सुन रहे होते हैं उसका हम लोग को आंसर देता है, ये संवर्धन कहलाता है। अंग्रेजी में कोलक्यूम कहलाता है। ठीक, कॉन्फ्रेंस क्या होता है या फिर सम्मेलन क्या कहलाता है, तो सम्मेलन मोस्टली अलग अलग विषय से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कभी कभी सम्मेलन आप लोग सुनते हैं, कभी सम्मेलन हुआ, व्यवसायिक सम्मेलन हुए, खेल सम्मेलन हुए, शैक्षिक सम्मेलन हुए, तो कॉन्फ्रेंस में अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमिनार क्या कहलाता है, सेमिनार क्या कहता है, सेमिनार ही मोस्टली विषय विशेषज्ञ, इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं और किसी पर्टिकुलर विषय की ही क्या होती है उसमें लघु रूप में या फिर संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जाता है, ये सेमिनार कहलाता है। ओके, फिर वेबिनार, वेबिनार सेमिनार ही है, लेकिन जब आप आईसीटी कंप्यूटर का यूज करने लगे, इंटरनेट का यूज करने लगे, कुल मिला के इंटरनेट का यूज करने लगे, तो वो वेबिनार कहला जाता है। ओके, वर्कशॉप, वर्कशॉप
क्या होता है कि जब हम कभी ऐसा ग्रुप इकट्ठा करते हैं, ऐसा सेमिनार इकट्ठा करते हैं जिसमें छात्रों को या फिर जिसको भी एंटरप्रेन्योर लोग ज्यादा वर्कशॉप नई नई स्किल को सिखाए जाते हैं, तो वो आपका वर्कशॉप कहलाता है। अंतर आप समझ पा रहे होंगे। वर्कशॉप जैसे मान लीजिए मैकेनिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट से कोई आया, आपके यही मान लीजिए पीथमपुर धार यहीं से आए, वो लोग एक क्या कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, तो लेकिन और कुछ नई चीजें सिखा रहे हैं, तो वो वर्कशॉप कहलाती है। मतलब इसमें हमेशा स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, ये वर्कशॉप कहलाता है। ठीक है, अब है कि आईसीटी का उपयोग रिसर्च में किस प्रकार से किया जाता है, तो सब हम लोग को मालूम है आईसीटी, बिना आईसीटी के आजकल कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आईसीटी का उपयोग आपके कदम कदम पे ही है। हम आपको पढ़ा भी पा रहे हैं तो आईसीटी का ही उपयोग है, आप लोग यहाँ पर समझ ही रहे होंगे। ठीक, जैसे इसमें तीन चार चीजें हैं। जैसे आईसीटी का उपयोग रिसर्च में कैसे है, सांख्यिकी विश्लेषण, मतलब स्टैटिस्टिकल विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है, डाटा एनालिसिस किया जाता है, वर्ड प्रोसेस किया जाता है, प्रेजेंटेशन एनालिसिस या फिर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ब्राउजर का उपयोग किया जाता है, सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आईसीटी का यहाँ पर उपयोग है। एक फुल फॉर्म आ सकता है एसपीएसएस, तो इसका एसपीएसएस का फुल फॉर्म स्टैटिस्टिकल पैकेज सोशल सर्विस, सोशल साइंस। ठीक है, एसपीएसएस। फिर मॉडर्न अगर रिसर्च टूल की अगर हम बात करें तो आपको दो, जोटीरो और इवरनोट, तीन, ZOTERO EVERNOT, ये क्या है, मॉडर्न रिसर्च टूल। तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 भी आपकी कंप्लीट होती है। हम लोग अब जल्दी से मूव कर जाएंगे तीसरी यूनिट में, जो कि है आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लोग तीसरी यूनिट में मूव करने वाले हैं, जो है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम सब लोग को शुरू से ही मालूम है, एक वे ऑफ ट्रांसफर मैसेज है, मतलब मैसेज को ट्रांसफर करने का तरीका है, जिसमें एक सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है और रिसीवर होता है, और रिसीवर अपना फीडबैक देता है। ठीक है, एसएमसीआर मॉडल कभी कभी आता है। एसएमसीआर में आप लोग जान जाइए कि एसएमसीआर का फुल फॉर्म सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, और फीडबैक इसमें होता है। ठीक है, सेंडर मैसेज देता है, उसको इनकोड करके चैनल, फिर रिसीवर के पास भेजता है डिकोड करके, रिसीवर फीडबैक देता है। उद्देश्य एवं कार्य, कम्युनिकेशन के क्या क्या उद्देश्य है और इनका कार्य क्या क्या है, तो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है आपका क्या, कम्युनिकेशन। इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, ये हम लोग क्योंकि एक पढ़ने के हिसाब से, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का पढ़ रहे हैं, पेपर 1 में पढ़ रहे हैं, तो हमारे शिक्षण में किस तरह का यूज होता है। तो सबसे इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम ये हो गया, स्मूथ फंक्शन ऑफ ग्रुप, कोई समूह है उसमें एक स्मूथ फंक्शन चले, मतलब स्मूथ फंक्शन मतलब कि एक दूसरे से नॉर्मल बात कर पाए, उसके लिए आपका कम्युनिकेशन होता है। अगर बात ही नहीं कर पाएंगे तो एक कहाँ से स्मूथ चल पाएगा फंक्शन। ओके, कंट्रोल, हर चीज में कंट्रोल कम्युनिकेशन ही तो है, किसी को कुछ भी बोलना है तो कम्युनिकेशन के ही माध्यम है। मोटिवेशन एंड मोरल, हम प्रेरणा देता है, मोरल मतलब एथिकल बनाता है, कौन, कम्युनिकेशन के ही माध्यम से बनते हैं। कल्चरल, सोशल और नेशनलिज्म, कम्युनिकेशन हमारे कल्चर को बढ़ाने में उपयोग होता है, सोसाइटी में सोशलिस्टिक अप्रोच देने में मदद करता है, और नेशनल, राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित करने में हमारा कम्युनिकेशन या फिर संचार का बहुत बड़ा रोल है। आप सब लोगों को मालूम है, इसको आप देख लेंगे उद्देश्य। ओके, फिर प्रकृति या फिर नेचर कैसा होता है कम्युनिकेशन के, तो सबसे पहला नेचर ये गतिशील होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, हम सब लोग को मालूम है। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, सर्वव्यापक, यूनिवर्सलाइजेशन होता है इसका, हर जगह व्याप्त होता है, सर्वव्यापी कहलाता है। द्विमार्गी, टू वे कम्युनिकेशन हमेशा होता है, टू वे रास्ता, टू वे स्ट्रीट होता है, एक अकेले से कम्युनिकेशन नहीं होता, खैर अकेले में भी होता है, वो हम लोग प्रकार में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं समरूपता होती है, सिमेट्री होती है, संदर्भ हमेशा होता है, कुछ ना कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐसे बिना फालतू का नहीं होता, कुछ ना कुछ ये कॉन्टेक्स्ट लेके चलता है या फिर संदर्भ लेके चलता है, कौन, कम्युनिकेशन। फिर हम लोग आगे आएंगे, किसमें आएंगे, हाँ,
भाव होता है, इसमें इमोशन होता है। संप्रेषण प्रणाली क्या है? संप्रेषण प्रणाली अगर देखा जाए तो तीन प्रणाली है। संप्रेषण की अगर प्रणाली की बात करो तो इसमें एक सामग्री होती है, ठीक है, कुछ कुछ मतलब उपकरण इक्विपमेंट होते हैं, विधि होती है, कुछ तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के, और प्रोसेसिंग होती है मतलब प्रक्रिया होती है। तीन ही है, सामग्री, विधि और प्रोसेस। ये क्या संप्रेषण की प्रणाली है। संप्रेषण की या फिर कम्युनिकेशन की अगर हम प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहला टाइप अगर बात करें तो इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, अंतर व्यक्तिक बोलते हैं इसको। इसमें इंसान क्या करता है, कम्युनिकेशन खुद से ही करता है। जैसे इंसान कुछ पढ़ रहा है, कुछ याद कर रहा है, ऐसा से ऐसा हो गया, ये हो गया, हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, यूजीसी नेट का ये सिलेबस है, दैट मीन्स वो अपने से बातें कर रहा है। ये इंट्रापर्सनल अंतर व्यक्तिक होता है। ओके, वो कह रहा है, हे भगवान, ओ माय गॉड, मैं कितना सुंदर हूँ, ओ मुझे ये दिलवा दो, ये सब क्या होता है, ये खुद से बातें कर रहा होता है, हे भगवान ऐसा है वैसा है, दैट मीन्स ही इज कम्युनिकेटिंग हिमसेल्फ। ये अपना इम्पर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल, इसको अंतर व्यक्तित्व बोलते हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो क्या होता है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि दो लोग होते हैं, मोस्टली दो लोग हो सकते हैं, मोस्टली ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, बट दो लोग सबसे अच्छा सही तरीका माना जाता है। मतलब एक हमारा फ्रेंड है और हमें बातें कर रहे हैं, ये इंटरपर्सनल है, बहुत सरल है। तीसरा ग्रुप डिस्कशन। एक तीन चार लोगों का ग्रुप होता है, तीन चार पीपल इकट्ठा होते हैं, वो आपस में कोई टॉपिक में बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। फिर चौथा अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें तो मास कम्युनिकेशन जो अभी चुनाव चल रहे थे ना, लोकसभा, तो नेताजी लोग भाषण दे रहे थे और मास मतलब एक पब्लिक होती है, एक कोई व्यक्ति बहुत सारे भीड़ को या फिर झुंड को मैसेज देती है या फिर भाषण देती है, तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। मास कम्युनिकेशन में आप रिवर्स नहीं दे सकते, मतलब आप वहां से फीडबैक नहीं दे सकते। कोई नेता भाषण दे रहा है, 10,000 जनता है सामने, तो क्या वो हर एक को सुनेंगे? क्या नहीं सुनेंगे। तो मास कम्युनिकेशन ये होता है। फिर मास कम्युनिकेशन हो गया। ये चार तरह के तरीके के क्या होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं उसमें। और कुछ वर्बल होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करें, नॉन वर्बल के, तो हम लोग को वर्बल मालूम है, शब्द के रूप में जो होते हैं वो वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल में होते हैं जो हमको चित्र और चार्ट फॉर्म में दिखाए जाते हैं। जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोगों ने देखा, शब्दों का जहां पर खेल होता है उसके माध्यम से तर्क अगर हम देते हैं तो वर्बल कहलाता है। नॉन वर्बल आपको चित्र दिखाई देंगे, पाई चार्ट दिखाई देंगे, आकृति दिखाई देगी, वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। तो इसी तरह नॉन वर्बल। फिर उद्देश्य शैली के आधार पर फॉर्मल होता है और आपका इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल तरीकों अगर हम लोग बात करें, फॉर्मल मैंने पहले ही समझा दिया, फॉर्मल मतलब सीधे आप समझ जाइएगा कि उद्देश्य शैली के आधार पर फॉर्मल क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, जिसमें डिसिप्लिन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता होती है, स्मूथ होता है, इफिशियंट होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट रिकॉर्डेड। ये होता है आपका क्या, फॉर्मल। और इनफॉर्मल जो आपकी सोशल जरूरत, मतलब आप आपस में बातें जो करते हैं, ठीक है, वो आपकी इनफॉर्मल रिलेशन हुआ। ठीक, इतना बात आपको समझ में आए। फिर उसके बाद हॉरिजेंटल एक प्रकार होता है। हॉरिजेंटल में जब एक स्तर के, मान लीजिए एक कंपनी है, वहां पर दोनों कर्मचारी, मान लीजिए एमडी, एमडी सॉरी नहीं, कुछ भी है, मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, दोनों एक स्तर के हैं, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा जब एक बड़ा अधिकारी एक छोटे अधिकारी से करे और दूसरा डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से बात करे, तो वो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक दो डिपार्टमेंट है एक ही कंपनी में, तो पहले वाले का एचआर एक एम्प्लॉय से बात करे और दूसरे वाले का एचआर इस वाले एम्प्लॉय से बात करे, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब सॉरी डायगोनल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल तो बराबर का होता है। ओके। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि कक्षा में कम्युनिकेशन के मॉडल एक दिया गया है जिसको कोल एंड चैन मॉडल कहते हैं, कोल एंड चान मॉडल कहते हैं। तो उसमें कक्षा में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है, कोल और चान जी ने इसमें मॉडल दिया है, जिसमें 5 चरण में उन्होंने बताया है कि इनके 5 चरण होते हैं। जैसे पहला है मैसेज फ्रॉम
मैसेज पहला मैसेज हो गया कि मैसेज बनेगा, ठीक है, मैसेज फॉर्मुलेशन होता है, मतलब 5 चरण में पहला मैसेज फॉर्मुलेशन होता है, दूसरा होता है इनकोडिंग द मैसेज, मैसेज को इनकोड किया जाता है, संकेतीकरण किया जाता है, तीसरा मैसेज का ट्रांसमिशन किया जाता है, और चौथा आपका स्टेप है मैसेज को डिकोड करके इंटरप्रिटेट किया जाता है, संकेतीकरण। ये भी मैसेज को देखिए, सबसे पहला मैसेज का फॉर्मुलेशन, नंबर 2 इनकोडिंग मैसेज, तीसरा मैसेज का ट्रांसमिशन किया जाता है मैसेज को, चौथा नंबर में इनकोडिंग किया जाता है और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और चौथा लास्ट में फीडबैक और इवेल्युएशन होता है। ये कोल एंड चार्न मॉडल है कक्षा में कम्युनिकेशन का। इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, बस इतना, कक्षा में कम्युनिकेशन का मॉडल किसने दिया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो आप कर पाएंगे कोल एंड चार्न मॉडल। फिर नंबर हम लोग आगे आते हैं नॉइस। नॉइस मतलब सब लोग को पता है, कम्युनिकेशन के बीच में जो कि बैरियर एक उत्पन्न होता है उसको नॉइस कहते हैं। नॉइस कई तरीके से हो सकता है, जैसे आप लोग को नॉइस सुनाई शायद दे रहा होगा, नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो व्हीकल का हो गया, ऑटोमोबाइल्स का हो गया, फैक्ट्रीज का हो गया, बच्चे गाना गा रहे हैं, साउंड हो गया, बॉक्स, ये सब नॉइस आते हैं और ये कम्युनिकेशन में बैरियर बनते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे 3-4 प्रकार के होते हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक बैरियर। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि जब इंसान के अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर व्याकुलता आ गई, मान लीजिए बहुत तेज भूख लगी, उसको गर्मी लग रही है, उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो फिर नॉइस एक अपने अंदर खुद उत्पन्न होता है, जिससे कम्युनिकेशन इंसान प्रॉपर नहीं कर पाता है, जो बोलना चाहिए नहीं बोलता। ये आपको क्या है, फिजियोलॉजिकल। फिर उसके बाद फिजिकल बैरियर में आसपास की चीजों का डिस्टर्ब करना फिजिकल बैरियर कहलाता है। एक दीवार है, दीवार के बहुत मोटी दीवार है, हमको बोलना है कुछ, हमारी आवाज जा नहीं रही, फिजिकल बैरियर है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर, दिमाग वाली चीजें, आपका दिमाग सही नहीं है, या फिर कुछ आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं, तो ये साइकोलॉजिकल। सिमेंटिक बैरियर, बोलना आप कुछ और चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, कहना कुछ और आप चाहते हैं लेकिन मुंह से कुछ और निकल रहा है, तो ये सिमेंटिक बैरियर। आपस में सारी चीजें रिलेटेड हो गए, तो सिमेंटिक बैरियर, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक बैरियर, 4 प्रकार के बैरियर होते हैं, नॉइस होते हैं या फिर बैरियर कहते हैं। बैरियर क्या है, बैरियर भी इसी तरह होते हैं। बैरियर में थोड़ा सा अगर बात करें तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया, लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया, कल्चरल बैरियर हो गया, ये सब बैरियर कहलाते हैं, ठीक है। अगर ध्वनि प्रदूषण वाला थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वहां नॉइस कहलाता है। बैरियर मतलब कि रुकावट, नॉइस केवल अगर कहा जाए तो साउंड से रिलेटेड है, बैरियर है तो किसी भी चीज से रिलेटेड है, संगठनात्मक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, कल्चरल बैरियर हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें बैरियर हुए। उसके बाद सोसाइटी बैरियर हो सकता है। प्रभावी क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे हो, ये देखिए आप। तो सबसे पहले प्रभावी क्लासरूम, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या कहलाता है या फिर कैसे होता है, तो सबसे पहले शिक्षकों के लिए सिद्धांत होते हैं, ये स्टेप है। संदेश नियत मैसेज डिजाइन प्रिंसिपल होता है, ये आप इसको याद, बस स्टेप याद कर लीजिए, बस क्या क्या क्लासरूम में अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कराना है तो क्या क्या होना चाहिए। शिक्षकों के लिए सिद्धांत एक, दूसरा संदेश नियत मैसेज डिजाइन प्रिंसिपल होता है, तीसरा शिक्षण विधियां मीडिया चयन सिद्धांत, चौथा अनुकूल शिक्षण वातावरण, प्रॉपर वातावरण वहां मिलेगा, मतलब फेवरेबल कंडीशन होगी तब अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। फिर 4 स्टेप हैं आपके, ठीक है ना। शिक्षकों के लिए सिद्धांत हो गए, संदेश नियत मतलब मैसेज का क्या डिजाइन है, किस प्रकार का मैसेज है, तीसरा है शिक्षण विधियां, टेक्निक क्या है, मीडिया टूल्स क्या है, वही ऑडियो वीडियो और विजुअलाइजेशन, ये इसकी विधियां हैं। अनुकूल शिक्षण वातावरण, वहां पर कैसा है, वहां का माहौल कैसा है, उनके लिए पानी पीने कंडीशन है कि नहीं है, क्लासरूम का कंडीशन कैसा है, ये सब क्या कहलाता है, क्लासरूम इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अंतर्गत आते हैं। पैराफ्रेजिंग क्या कहलाता है, एक शब्द है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग शब्द का सीधा मतलब यही है कि मान लीजिए कोई वक्ता है, बोलने वाला है, और कोई श्रोता है, लिसनर है, तो जो वक्ता बोल रहा है मान लीजिए 1 घंटे बोलता है, उसके बाद जो श्रोता सुन रहा है, तो वो 1 घंटे के बाद श्रोता कितना समझ पाया है वो अपने भाषा में 2 लाइन 4 लाइन में बताए,
तो ये पैराफ्रेजिंग कहलाता है। मतलब जो वक्ता ने बोला उसको श्रोता ने कितना ढंग से सुना है, कितना अटेंटिव होके सुना है और उसको प्रिसाइज वे में संक्षेप में बताए, जिससे ये पता चल पाता है कि हाँ जो वक्ता ने बताया वो कितना सही है, कितना सारगर्भित है, कितना संदर्भित है। ओके, तो पैराफ्रेजिंग यही, वक्ता ने जो सुना उसको कैसा वक्ता कैसा बता पा रहा है कम शब्दों में। 7C आप कम्युनिकेशन के हम लोग देख चुके हैं, हर बहुत बार बता चुका हूँ, जिसमें क्लियरिटी आपका आता है, कॉन्साइज आता है, कंक्रीट आता है, करेक्टनेस आता है, कोहेरेंट आता है, कंप्लीट आता है, कोर्टियस आता है। ये आपके 7C हैं। इसमें क्लियरिटी का आप सब लोग को मतलब पता ही है, कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त होता है, कंक्रीट मतलब कंक्रीट, करेक्टनेस मतलब सही वाला, कोहेरेंट ये इंपॉर्टेंट है, सुसंबंध मतलब उस विषय से कितना संबंधित है, इसको कोहेरेंट बोलते हैं। कंप्लीट तो जानते हैं, कॉर्टियस मतलब कितना सही मतलब उस विषय से संबंधित है। ठीक है, हाँ, कॉर्टियस मतलब संबंधित और कितना उसमें पोलाइटनेस है। ठीक है, ये कॉर्टियस। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि मीडिया एंड सोसाइटी, तो सिंपल सा ये है कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो मीडिया का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के 4th पिलर होता है। बट आजकल थोड़ा सा समस्या है, ये सब आप लोग को पता है। ठीक है ना, तो मीडिया के बारे में आप लोग ज्यादा इसमें है नहीं कम्युनिकेशन है, बट ये है कि सरकार का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का चैनल कौन है, वो आपका मीडिया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्लैपर महोदय हुए, क्लैपर उन्होंने चयनात्मक सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी दिया है, इतना आपको ध्यान रखना, ये मीडिया से रिलेटेड है बस। तो क्लैपर ने क्या दिया है, चयनात्मक एक्सपोजर थ्योरी मतलब सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी ये दिया है उन्होंने। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर आज लेवल ऑफ टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को आराम से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग अगला जो हम लोग लेके आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 40-45 मिनट में उस जैसे इसमें हम लोग ने 50 मिनट लगभग हो गया, 3 यूनिट कवर कर लिया, मतलब कुल मिला के 6 यूनिट हम लोग 50 दूनी 100 मिनट मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे के अंदर मैं आपको 6 यूनिट करके दे रहा हूँ। बहुत क्विक रिवीजन होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो ये पहला पार्ट 1 है, दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इस वीडियो का नाम होगा एस वीडियो। एस वीडियो, एस वीडियो मतलब एस मतलब क्या होता है, सब आप लोग जो कार्ड के पत्ते खेलते होंगे, एस मतलब होता है इक्का। ठीक है, इक्का वीडियो या फिर एस वीडियो, इसका हम लोग नाम दे रहे हैं कि उससे बढ़ के कुछ नहीं, सबसे फाइनल जो सबसे सुपर पावर होता है इक्का के पास होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वीडियो, और हम लोग अगला वीडियो लाएंगे, कल ही लाएंगे, अगले दिन, और कोशिश ये होगी कि हम लोग और कम समय पर इसको रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो हम लोग अभी यहीं इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये 45 से 50 मिनट में कितना फायदा हो रहा है, जिससे मैं दूसरा वीडियो जल्दी से ला दूं। 10 तारीख 11 तारीख को हमारी सारी कक्षाएं, अभी सारे वीडियो उसके बाद नहीं आए, क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए। आप वीडियो पे फिर आप इनको क्या करेंगे, 1 बार 2 बार अगर आप देख लेंगे ना, आप सोते समय देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, खाना बनाते समय देख सकते हैं, ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, देखते रहिए और आप लोग बस मस्त पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हम लोग इस एस या फिर इक्का क्लासेस में 3rd यूनिट पे आ गए हैं। 3rd यूनिट अगर बात करें तो हम लोग आईसीटी की चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग इसमें जल्दी से ये बात कर लेते हैं कि आईसीटी क्या है,
ये आप सब लोग जानते हैं। आईसीटी के मुख्यतः हम लोग लाभ देख लेते हैं कि एजुकेशन फील्ड में आईसीटी का क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल इंडिविजुअल लर्निंग। लर्निंग में अधिगम में व्यक्तिकरण, अधिगम का व्यक्तिकरण करना, मतलब इंडिविजुअल लर्निंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्शन बढ़ता है किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी को पास करने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जाता है शिक्षा में। आप लोग देख ही रहे होंगे क्योंकि आजकल कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई दूर से भी हो रही है। घर बैठे आप लोग क्लासेस ले पा रहे हैं, मेरी क्लासेस हो गई, सारे यूट्यूब चैनल से हो गए और बहुत सारे आप कोर्सेस लेते हैं ऑनलाइन। तो ये क्या होता है? आईसीटी का उपयोग शिक्षा में हुआ है, ये लाभ है। कॉस्ट एफिशिएंट देख रहे हैं आप लोग कि फ्री ऑफ क्लासेस आप लोग देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से। कई लोग ऐसे हैं कि बहुत कम रेट में या फिर कम फीस में पढ़ा रहे हैं। ये आईसीटी का ही कमाल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और विविध शिक्षार्थी, डिफरेंट टाइप ऑफ शिक्षार्थी, कई तरह के यहाँ पर लर्नर के पास हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये क्या है? आईसीटी के हम लोग का लाभ है। ठीक है, आईसीटी के अगर प्रकार की बात करें तो दो तीन प्रकार हैं। जैसे समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखेंगे तो ओल्ड और न्यू में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। फिर मीडिया आधार की बात करेंगे तो एनालॉग, डिजिटल और प्रसारण काल, तीन। मीडिया आधार पर अगर बात करें किसके? आईसीटी के। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एनालॉग, डिजिटल और प्रसारण काल। प्रसारण काल के हिसाब से अगर बात करें तो सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब तुल्यकाली, एसिंक्रोनाइज मतलब अतुल्यकाल। ठीक है, तो तुल्यकाली का यही मतलब होता है एक समय पर ही प्रसारण करना। ठीक है, ये होता है। फिर उपयोग के आधार पर आईसीटी कितने प्रकार के हो? आईसीटी शिक्षा में होते हैं, आईसीटी पूरी तरह समर्पित शिक्षा, फुली डेडिकेटेड शिक्षा, आईसीटी सक्षम शिक्षा मतलब फुली कैपेबल शिक्षा जो एकदम से पूरी तरह लागू हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आईसीटी के अगर मुख्य घटकों की बात करें तो कौन कौन से आईसीटी के मुख्य घटक हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन है और एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। हार्डवेयर आप सब लोग को मालूम है कि जो जितने भी डिवाइसेस, जितने भी इक्विपमेंट हार्डवेयर रूप में है, मतलब जिनको हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर रूप में जितने भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, एंड्रॉइड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब यूज करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर के नेटवर्क टेलीकॉम में क्या है? नेटवर्क जिस तरह लैन वैन हम लोग यूज करते हैं, आगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ये सब क्या हुआ कि नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन के पार्ट। एचआर क्या हुआ घटक में? एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा संसाधन है। जब अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो कोई भी और जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही उसका इस्तेमाल करना सीखा है। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा रिसोर्स। ये क्या हो? आईसीटी के प्रमुख चार अगर घटकों की बात करें तो वो है। ठीक है, कंप्यूटर के हम लोग जनरेशन में आते हैं धीरे से। कंप्यूटर आप सब लोग को मालूम है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम लोगों ने अंतर देखा था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, जैसे और डिवाइसेस की अगर आप बात करें तो जितने उनको तोड़ फोड़ के अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई एक मदरबोर्ड लगा होगा, ग्रीन कलर का एक प्लेट होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट को चिपकाया जाता है। अगर मदरबोर्ड लगा हुआ है दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस केवल वो डिवाइसेस होते हैं, केवल वो ऑन और ऑफ का मुद्दा जानते हैं, उनके कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता, कोई उसमें कम तेज और सेंसर नहीं होता है। उसमें सीधे चालू कर दो तो चालू, बंद कर दो तो बंद। ठीक है, जैसे पंखा होगा, चालू करना हो चालू कर दो, बंद करना हो तो बंद। आजकल हालांकि एआई सिस्टम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज करते हैं। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन की अगर बात करें तो आपको कंप्यूटर जनरेशन में बहुत सारी चीजें याद नहीं करना है। रिवीजन के तौर पर हमको वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले यूज होता था। सेकंड जनरेशन में बात करें तो ट्रांजिस्टर यूज हुआ। फिर थर्ड जनरेशन की बात करें आते आते इंटीग्रेटेड चिप आ गया और चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। पांचवें में भी प्रोसेसर आ गया बहुत फास्ट स्पीड के। और आज अगर देखें तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। ये हुआ आपका कंप्यूटर जनरेशन। फिर हम लोग बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं
कि जब कोई डाटा इनपुट लिया जाता है, जैसे कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं, माउस से आप इनपुट देते हैं, इस तरह से ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सारा चीज एक बार आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस से। आउटपुट डिवाइस इसमें हो गया आपका बहुत सारे, साउंड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट देख लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। ओएमआर देखेंगे, ओएससीआर और एटीएम, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ओके, फिर आएंगे हम लोग कंप्यूटर में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं डाटा को, और डाटा का इनपुट वहां पर प्रोसेसिंग होके आउटपुट के रूप में निकलता है, रिजल्ट के रूप में निकलता है, वो कंप्यूटर का काम है। इसके अगर बेसिक मेन पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सीपीयू, सीपीयू मेन पार्ट्स होता है जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत 3 पार्ट इसके होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है। एएलयू का काम क्या होता है? एएलयू का काम आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितने भी लॉजिकल यूनिट, जैसे प्लस करना हो, आपको जोड़ना हो, माइनस करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो आप एएलयू का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, तो आप लॉजिक लगाएंगे वहां, तो एएलयू का इस्तेमाल वहां पर होता है। फिर आपका कंट्रोल यूनिट होता है, तो कंट्रोल यूनिट का काम मेनली ये होता है कि जो कंप्यूटर में बाइनरी सिग्नल आते हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल पे हमको डाटा को इन्फॉर्म करता है, और जितने भी लॉजिक होते हैं, जितने भी मेमोरी यूनिट होते हैं और लॉजिकल यूनिट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट बेसिकली यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द डाटा। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट को हम लोग थोड़ा ढंग से देखेंगे, तो मेमोरी यूनिट में हम लोग उसको बहुत सारे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, सीपीयू के अगर घटक की बात करें तो इसमें रजिस्टर होता है। ये क्या होता है? रजिस्टर एक हाई स्पीड मेमोरी होते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड आप जानते हैं, उसमें एक ग्रीन कलर का प्लेट होता है, उसमें सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। बस क्या होता है कि जब कंप्यूटर होता है उसमें सीपीयू होता है, उसके सीपीयू में बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं, बहुत सारे तार जो लगे होते हैं इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, तो उनको हम लोग बस कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, आउटपुट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक आते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, दैट इज मेमोरी। तो मेमोरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी पे हम लोग आते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी हमेशा 4 पार्ट में, रोम होता है, रैम होता है और कैश मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम में अंतर क्या होता है? तो रैम हमेशा, जब आप मान लीजिए आप कंप्यूटर खोलते हैं, आप सिस्टम कोई खोलते हैं, जस्ट आपके खुला उसके बाद जो भी चीजें स्क्रीन पे आपको दिख रही है टेम्पोररी रूप से, तो क्या होता है? वो रैम कहलाता है। लाइट अगर चली गई तो डाटा क्या खत्म हो गया, मतलब रैम में हमेशा अस्थायी डाटा होता है। दैट मीन्स ये वोलेटाइल नेचर होता है। वोलेटाइल को अगर केमिकल या फिर आप केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो वोलेटाइल मतलब उड़ जाने वाला, तो वही संदर्भ है कि रैम में हमेशा वोलेटाइल इन नेचर होता है, वो अस्थायी होता है। जो भी डेटा होता है, मान लीजिए लाइट गई, पावर कट हो गया, तो वो हमेशा चला जाता है। ओके, और फिर रोम होता है, वो हमेशा रीड ओनली, रैम में रीड ओनली मेमोरी होता है, ये हमेशा स्थायी नेचर होता है। अगर आपका लाइट भी चली गई, बाद में अगर आपका लाइट आ गई, पावर ऑन हो गया, तो हमेशा वो फिर से बना रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, रीड ओनली। ठीक है, एट प्रेजेंट आप जिस भी स्क्रीन पे अगर काम करते हैं, चाहे मोबाइल चला रहे हो, और जैसे आप कोई मान लीजिए पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वर्ड पैड यूज कर रहे हैं, तो जो डाटा आप उस समय लिख रहे होते हैं तो हमेशा रैम मेमोरी होता है, और जो डाटा आप पहले मतलब आप पावर आने के बाद भी यूज करेंगे वो रोम में कलेक्ट होता है। ओके, जैसे एप्लीकेशन हो गए बहुत सारे, और जो परमानेंट डाटा हमारे इमेज हो गए, वीडियो हो गए, आप स्टोर किया हुआ है, रोम के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, और कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होते हैं, बहुत कम समय में और बहुत तीव्र गति की मेमोरी होती है। जैसे आप लोगों ने
हमने कई बार एग्जांपल दिया है कि जैसे आप लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, किसी को वीडियो कॉलिंग किए तो आपका फ्रंट कैमरा चालू है, तो उसमें आपने कोई कैमरा वो नहीं किया है, एक्सेस नहीं किया, कोई कैमरा क्लिक नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप वीडियो काटेंगे तो वो आपका क्या करेगा, कैमरा को दिखाएगा कि आपका फोटो दिखाएगा, जबकि आपने क्लिक नहीं किया है। ठीक है, इसी तरह आप कैमरा को ऑन कर लीजिए अपने सामने और उसमें क्लिक मत करिए और दूसरा टैब खोल लीजिए, तो आप जब उसमें सारे 100 टैब करेंगे तो उसमें आपका फोटो दिखता हुआ नजर आएगा, जबकि आपने क्लिक नहीं किया। ये कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ये आप कैश मेमोरी समझिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा की अगर बात करें तो इसमें एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें मशीन लैंग्वेज होते हैं, और असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाई लेवल की अगर बात करें तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज के। लो लेवल मशीन की बात करें तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमेशा 1 और 0, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, 1 और 0 को हमेशा समझती है। उसके बाद फिर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज वो होती है जब हम मान लीजिए कंप्यूटर क्या करता है, आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो ठीक है, तो आप प्लस का चिन्ह नहीं उपयोग करेंगे, वहां पर आपको अल्फाबेट के रूप में यूज करना होगा। जैसे ऐड जोड़ना का हमको बताना है तो उसको हमको क्या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ऐड, ADD, सब्सट्रैक्ट करना है SUB, मल्टीप्लाई MULT बाई। तो ये जब अल्फाबेटिकल आपको एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, वो कहलाता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज। ओके, फिर आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास 3 होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कोई मान लीजिए प्रोग्राम है, उसको पेज बाय पेज पढ़ता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट करता है। पेज बाय पेज, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है, पूरा पेज पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो क्या बताएगा, एरर बताएगा और वो ट्रांसलेट कर देगा। ठीक, उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और लाइन बाय लाइन में जैसे ही वो एक लाइन पढ़ेगा, कहीं एरर मिलेगा तब तक फिर उसके बाद वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा, क्यों, लैंग्वेज का, क्योंकि वो वहां पर एरर है, पहले उसको आप सुधारिए फिर जाइए। इतना याद रखना है, पेज बाय पेज असेंबलर, सॉरी हाँ, पेज बाय पेज कंपाइलर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ओके, सबका काम वैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना होता है। अब कंप्यूटर के प्रकार के अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत जल्दी से बात करेंगे कि इस कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे एनालॉग कंप्यूटर, सुने होंगे डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। एनालॉग की अगर बात करें तो एनालॉग में मोस्टली मैकेनिकल प्रेशर के कारण, मैकेनिकल फंक्शन के कारण जो भी वो कंप्यूटर चलता है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि आप घड़ी देखते हैं, ठीक है, तो एनालॉग घड़ी देखे जिसमें कांटा होता है, वो क्या होता है, सेल चलता है उसका उसका हम लोग पहले आप लोग देखते होंगे हमारे घर में या फिर सबके हाथ में होती थी चाबी, घड़ी की चाबी भरना, ये हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल फंक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका एनालॉग। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर उसमें आप मोटर बाइक में देखते होंगे, जब व्हील घूमते हैं, पहिए घूमते हैं, तो क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, फिजिकल वर्क होता है, तो उससे ओडोमीटर हमारा स्पीडोमीटर भागता है। तो वो क्या हुआ हमारा एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार। डिजिटल कंप्यूटर आप सब लोग को बाइनरी कंप्यूटर में होता है, डिजिटली दिखता है हम लोग को नंबर के फॉर्म में आजकल। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड दोनों डिजिटल और हाइब्रिड दोनों लगे रहते हैं कंप्यूटर, तो हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद और कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल। जनरल पर्पस जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं जनरल पर्पस है। स्पेशल पर्पस जैसे साइंटिफिक वर्क में हो गया और वैज्ञानिक लोग यूज किए, फिर उसके बाद मौसम वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े कंप्यूटर यूज करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। बहुत लोग कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। आप कई मान लीजिए जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सब लोग स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर यूज करते हैं। ओके,
तो जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ये पर्पस के हिसाब से है। आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग देखते होंगे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम हम लोग मोस्टली माइक्रो कंप्यूटर, जिसको डेस्कटॉप, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम थोड़ा और बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। मोस्टली ये यूज होते हैं कहाँ पर, ये रिसर्च वर्क में यूज होता है, साइंटिफिक वर्क में होता है, बड़े बड़े लेबोरेटरी में साइंस के होते हैं। ओके, यहीं पर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के रूप में अगर देखेंगे तो लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डीओसी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन आप रखेंगे याद, तो बस इतना एग्जांपल बहुत है। बाकी आप लोग डिटेल में पढ़े ही हैं क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे काम के बहुत होते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं और आपके कंप्यूटर में यूज करते हैं क्लीनर, ठीक है ना, जैसे वायरस स्कैनर हो गया, वायरस क्लीनर हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरे नंबर का आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप मोबाइल में और जो भी आपके कंप्यूटर में जितने ऐप जिसको बोलते हैं अपना, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी ऐप हो गए आपके मोबाइल में, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। इनको आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेटवर्क। नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क क्या होते हैं? आपस में कनेक्शन, बहुत सारे सिस्टम का आपस में कनेक्शन करना, एक जाल बनाना, एक नेट बनाना, उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। लैन सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क, इसका रेंज थोड़ा कम होता है, ठीक है। लोकल मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़ी सिटी के रूप में होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क और बहुत बड़े सिटी में होता है, इंटरनेशनली एक ग्लोबली होता है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क एक कैंपस के अंदर होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन, जैसे आप देखेंगे हॉटस्पॉट दिए, ब्लूटूथ दिए, वाईफाई दिए, ये पैन के अंतर्गत आता है। और कैन की बात करें CAN, तो ये क्या हुआ? कैंपस एरिया नेटवर्क, एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया, एक हॉस्पिटल के अंदर जब हम लोग नेटवर्क को जोड़ते हैं आपस में तो इसको कैन कहते हैं, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क। वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी होते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी की अगर बात करें, टोपोलॉजी क्या होता है? जब आपस में हम लोग बहुत सारे सिस्टम को, बहुत सारे IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो उनकी टोपोलॉजी एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी हुए, मेश टोपोलॉजी हुई, बस टोपोलॉजी, ट्री और स्टार। सबसे पहले अगर बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक सिंगल केबल होता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं इसमें। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, जब ऐसे हम लोग गोल गोल या फिर रिंग या फिर सर्कल की तरह आपस में कनेक्शन कर देते हैं तो रिंग टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, एक दूसरे से मान लीजिए 4 कंप्यूटर हैं, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, पहला चौथे से कनेक्ट होता है, चौथा पहले से, सब ईच अदर कनेक्ट होते तो मेश टोपोलॉजी बनता है, ठीक है। टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, एक ट्री के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें 3 कंप्यूटर सिस्टम, 3 के बाद उसमें 6 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, तो वो क्या बना? ट्री टोपोलॉजी बनते हैं। इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग अभी रिवीजन करें। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में आप लोगों ने देखा होगा स्टार के जैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको स्टार बोलते हैं। ये भी आप क्या बने होते हैं कि एक बीच में हब होगा, एक बीच में सिस्टम होगा, उसमें चारों तरफ, पांचों तरफ कनेक्शन होगा, उसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ऐसे मोस्टली होता है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग टोपोलॉजी की बात करते हैं। अब आते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का यहाँ पर जाल होता है, नेट होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1969 मतलब 1969 में इंटरनेट को क्या किया गया था? चालू किया गया था अमेरिका में, आरपा कंपनी। आरपा मतलब डिफेंस, एक क्या रक्षा विभाग है USA में, तो वहां से इंटरनेट की शुरुआत होती है 1969 में। और भारत में इंटरनेट अगर बात करें तो 15 अगस्त 1995 को पहली बार यूज किया गया BSNL कंपनी, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। इतना आपके लिए यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कुछ हम लोग इसमें बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल आप लोग को पता हो तो कुछ नियम और कानून होते हैं, मतलब एक इस हिसाब से चलना है। इसमें आपको फुल फॉर्म याद करना है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो दूसरा है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन के लिए। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग हब IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT बहुत सारे जो इक्विपमेंट, बहुत सारे उपकरण यूज होते हैं उनको हम लोग IoT बोलते हैं। जैसे हब, सबसे पहला हब क्या होता है? हब हमेशा यूज किया जाता है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से बहुत जगह पहुंचाया जाता है, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन हब की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए बहुत सारी इसमें डिवाइस, प्रिंटर एक कनेक्ट है, मान लीजिए एक प्रिंटर इससे कनेक्ट है, तो सारे जो उसमें बस वो सीरियल के पोर्ट होते हैं ना, तो सारे उसमें वो दिखाएगा, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, सारे के सारे लोग। एक प्रिंटर आप मान लीजिए कनेक्ट है तो सारे उसमें पोर्ट में आपको कहीं कोई अगर कनेक्ट कर लेगा तो सारे में उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये हब का काम होता है। ब्रिज दो नेटवर्क को जोड़ते हैं। राउटर थोड़ा सही डिवाइस है, इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ते हैं, लेकिन ये करेक्ट IP एड्रेस तक आपके उसको भेजता है, ठीक है। गेटवे जहां जरूरत होती है वहीं भेजा जाता है। गेटवे क्या है? ये एक तरह की कहा जाए नेटवर्क का रास्ता कहलाता है, ठीक है। बस ये जरूरी है। GSM और CDMA का आप लोग को फुल फॉर्म याद होना चाहिए शायद। GSM मतलब आप लोग सिम देखते होंगे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये क्या है? GSM। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इतना इंपॉर्टेंट है बस। फिर ईमेल क्या है? ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन है। ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया मैसेज होता है। ईमेल का फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसके जनक रे टॉमलिंसन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मैसेज को भेजते हैं पेपर के माध्यम से नहीं, कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं। इसमें बहुत सारे हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, जैसे सेंड होता है, ट्रेस होता है, ऑल इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स, ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं। मैसेज भेजने का इसमें प्रक्रिया टू होता है, मतलब टू में क्या डालेंगे आप? सामने वाले का यूजर नेम। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें एक यूजर नेम होना ईमेल ID में बहुत जरूरी है। यूजर नेम क्या होता है? जैसे आप लोग मान लीजिए मेरा यूजर नेम शुक्ला v48@gmail.com, ठीक है। तो हमारा क्या ये यूजर नेम हो, ठीक है। यूजर नेम हमेशा ठीक है। यूजर नेम बनने से पहले इसमें एक यूजर नेम होता है और जो @साइन होता है उसके बाद जो लगा होता है वो डोमेन नेम कहलाता है, ओके। तो यूजर नेम समझ गए होंगे ना आप, सबका एक ईमेल ID होगा तो उसको यूजर नेम पूरा बोलते हैं। के पहले जैसे मान लीजिए किसी का यूजर ईमेल ID है सेल्फ स्टडी 6893 @gmail.com, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी 6893 तक यूजर नेम कहलाएगा। उसके बाद आपका जीमेल एक डोमेन है, ठीक है। फेसबुक एक डोमेन है, याहू एक डोमेन है, ठीक है। तो वो डोमेन नेम कहलाएगा। तो उसमें एक यूजर नेम का होना जरूरी है, तभी आपका मैसेज कर पाएंगे आप। टू में यूजर नेम का डालेंगे। सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कंपोज में। उसके बाद अटैच करना है तो जो भी फाइल, अगर PDF वगैरह अटैच करना है तो अटैच से आएगा, ठीक। इसमें और क्या है? स्पैम क्या होता है? स्पैम मतलब अनवांटेड जो मेल इसमें आते हैं वो स्पैम कहलाते हैं, ठीक। इनबॉक्स में क्या होता है? जितने भी मैसेज आते हैं। आउटबॉक्स जितने मैसेज भेजे गए। सेंट में क्या होता है? जितने मैसेज चले गए। इसमें ड्राफ्ट क्या होता है? जो हम मैसेज भेजना चाहते हैं लेकिन भेजे नहीं है, ओके। ये होता है ईमेल में कुछ कुछ फंक्शन। फिर हम लोग आगे आएंगे कि ईमेल हो गया। सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है कि हम लोग सर्च इंजन देखते हैं जिसमें हम लोग उसके पहले सर्च इंजन के पहले ब्राउजर देखते हैं। ब्राउजर क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें जिसके अंदर सर्च इंजन आता है आपका, उसके अंदर होम पेज आते हैं, ठीक है। तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक ब्राउजर होता है, ब्राउजर में एक सर्च इंजन होता है और सर्च इंजन में हम सारी चीजें वो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर आप समझने के लिए ये करिए कि जैसे मान लीजिए ब्राउजर, ब्राउजर क्या हुआ? एक जैसे ओपेरा मिनी आप लोग देखते हैं, ये क्या हुआ? एक ब्राउजर हुआ। क्रोम क्या हुआ? ब्राउजर होते हैं, ठीक है। और मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब ब्राउजर के एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग जाएंगे तो जहां पे आप वो सर्च वाला एक सिंबल मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। उसमें आप लोग सर्च डालेंगे। सर्च इंजन में आप लोग देखेंगे जैसे गूगल हो गया, ये सर्च इंजन है। याहू हो गया, सर्च इंजन हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये इंडेक्स हो गए, बहुत सारे सर्च इंजन हमारे आते हैं। डक डक गो हुआ।
फिर सोशल साइट्स क्या हुआ, सोशल साइट्स हमारा, सोशल मतलब सामाजिक, साइट्स मतलब जो समाज में फैल रही है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे क्या सोशल साइट्स के एग्जांपल हैं। इनका इस्तेमाल भी हमारे शिक्षा में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। कई लोग यूट्यूब के सहारे, जैसे आप ही लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब के सहारे पढ़ाई करते हैं। फेसबुक से भी बहुत सारी जानकारियां होती है, व्हाट्सएप से भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं। ठीक है, इस तरह से सोशल साइट्स आप लोग, इनका नाम आप लोग ध्यान कर लीजिए। डिजिटल पहल इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या क्या इनिशिएटिव है भारत सरकार द्वारा, तो आप सब जानते हैं कि स्वयं, हमने कई बार चर्चा किया है स्वयं पोर्टल की, स्वयं प्रभा पोर्टल की चर्चा किया है। उसके बाद एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट हर यूनिवर्सिटी में है, आप लोग इसका हमेशा फायदा उठाया करिए। ठीक है, फिर विद्वान, ई विद्वान, ई प्राचार्य, ये सब क्या है, आईसीटी का उपयोग है हायर एजुकेशन में। ओके, फिर आईसीटी और सुशासन, आईसीटी और सुशासन में हम लोग बात करें तो जितना भी बताना चाहे बहुत कम है, क्योंकि आईसीटी का ही उपयोग करके सुशासन बहुत ज्यादा संभव है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ओके, तो इसके लिए हमने एक टर्म है स्मार्ट, SMART, इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में। एस मतलब सिंपल, एम मतलब मोरल, ए मतलब आपका होता है अकाउंटेबल, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल, टी मतलब ट्रांसपेरेंट। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आईसीटी और सुशासन का कितना संबंध है। ठीक है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह हम लोगों ने आईसीटी वाली यूनिट को कवर किया। अब जल्दी से हम लोग जस्ट जंप कर जाते हैं किसमें, अगला यूनिट हम लोग जो कवर करेंगे, तो पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, मतलब लोग, विकास और प्रशासन। ठीक है, फिर अगली यूनिट हम लोग जो कवर करेंगे वो कौन सी होगी, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग ने 3 यूनिट कल कवर किया था और 3 यूनिट इसमें आज कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग का ये 6 थ्योरेटिकल जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी आप 4 यूनिट मैथमेटिकल, रीजनिंग और डीआई वाला आप लोग खुद कंप्रेहेंशन वाला कर सकते हैं आराम से, मैं इतना मान के चलता हूँ। तो सबसे पहले बात करें इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या होता है कि जीव, वातावरण, इसमें क्या होता है, जीव होता है और वातावरण होता है और इन सबका संबंध होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द अगर देखें तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले यूज किया है। ठीक है, जीवों का वातावरण के साथ परस्पर संबंध ही इकोलॉजी कहलाता है। जैविक घटक की अगर बात करें तो जैविक घटक क्या कहलाते हैं, तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है उत्पादनकर्ता मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर और अपघटक डिकम्पोजर। ठीक है, उत्पादनकर्ता में आप सब लोग को मालूम है, जैसे जो उत्पादन करते हैं मोस्टली प्लांट्स आते हैं। उपभोक्ता में अगर बात करें कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर तो 3 तरह के होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, शाकाहारी आप सब लोग को मालूम है, गाय, पशु, ये सब शाकाहारी हैं। मांसाहारी में शेर, कुत्ते, ये सब हैं। और शाकाहारी में अगर मनुष्य को भी रखा जाए, सर्वाहारी में मोस्टली मनुष्य होता है। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों मिला के मांसाहारी हो जाता है। ओके, ठीक है। उपभोक्ता, अब घटक आपको कीट पतंगे, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। ओके, फिर अजैविक, अजैविक क्या होते हैं, जैविक, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक। ठीक है, अजैविक में आपका अकार्बनिक होता है, इनऑर्गेनिक, और कार्बनिक और भौतिक। ठीक है, अकार्बनिक के तत्व के अंतर्गत आते हैं, घटक के अंतर्गत जैसे मिट्टी हो गए, जल हो गए, वायु हो गई, अजैविक हो गए। कार्बनिक में अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे तत्व, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गए, ये कार्बनिक घटक होते हैं। और भौतिक में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ताप दाब, ये सब क्या होता है, भौतिक। फिर आता है पिरामिड, पिरामिड की अगर हम बात करें तो थोड़ा, तो जीव संख्या पिरामिड को अगर कहा जाए तो जीव संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा। सीधा में क्या होता है कि जब उत्पादक अधिक होते हैं, ठीक है, तो हमेशा सीधा पिरामिड बनता है। जैसे कि ये एक पिरामिड है, आप सीधा बनाएंगे, सीधा मतलब कि नुकीला वाला भाग ऊपर होगा। तो सबसे नीचे देखेंगे घास, बकरी और शेर। घास सबसे ज्यादा है, उत्पादक अधिक है, उससे कम बकरी और फिर बकरी ज्यादा, एक कम शेर। तो क्या हुआ, उत्पादक, ये पिरामिड हुआ जीव संख्या का सीधा पिरामिड। ठीक है, उल्टा पिरामिड में अगर देखा जाए तो वृक्ष वाला पोर्शन है, उल्टा कर दिए। एक पेड़ है, पेड़ के अंदर 2 चिड़िया बैठी हुई हैं और चिड़ियों के अंदर 8-10 उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े बैठे हुए हैं, तो ये उल्टा पिरामिड हुआ जीव संख्या के पिरामिड। ओके, फिर उसके बाद आते हैं
जलीय व घास तंत्र क्या होता है जीव संख्या पिरामिड में। ऊर्जा ऊर्जा पिरामिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। इसमें 10% का नियम लगता है। सीधा में देखिए ऊर्जा पिरामिड कैसे सीधा होगा, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक हमेशा, फिर प्राथमिक उत्पादक, फिर द्वितीय उपभोक्ता। क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, 10%, केवल 10% घटता जाएगा आपको वो एनर्जी का लेवल हर उसमें, ठीक है। जैव मास क्या होता है, जैव मास पिरामिड ये उल्टा है। जैसे खासकर जल में शैवाल हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, शैवाल हुआ कम, छोटी मछली और ज्यादा, छोटी मछली ज्यादा और ज्यादा क्या हुआ, जैव मास, मतलब भार के हिसाब से बड़ी मछली सबसे ज्यादा भारी। अब देखिए पृथ्वी के मंडल, पृथ्वी के मंडल स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है और जीव मंडल होता है। ये हम सब लोग को मालूम है। 71% पोर्शन पे हमारा जल पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वायुमंडल की परतें। जीव मंडल क्या कहलाता है, जीव मंडल वो कहलाता है जो पृथ्वी है उसके 3 मीटर नीचे और लगभग अब 30 मीटर ऊंचाई तक जैव मंडल कहलाता है, ठीक है। इसमें हमारा एटमॉस्फेयर आ जाता है, मतलब वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल की अगर परतों की हम लोग बात करें तो ऊपर से नीचे देखें सबसे बाहर कौन सा मंडल है, एक्सोस्फीयर जिसको बाह्य मंडल, फिर आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल, फिर उसके बाद मीजोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर सबसे नजदीक में होता है, ठीक है। नीचे से अगर जाए तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हिंदी में क्षोभ मंडल, समतान मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो आपका हेडिंग है, टॉपिक है एमडीजी, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसमें सन 2000 में ये न्यूयॉर्क में जो बैठक हुई थी उसमें बनाए गए थे। ये 8 के वो है गोल है, इनको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। जैसे भुखमरी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा देना, लैंगिक समानता करना और महिला का सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट। चौथा है शिशु मृत्यु दर पर घटाना, ठीक है। पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य बढ़ाना, मदर। HIV एड्स और मलेरिया और अन्य बीमारियों को दूर करना, पर्यावरण में सततता लाना, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, मतलब ग्लोबली कनेक्ट होता है। ये 8 तरह के एमडीजी है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यहाँ पर आपको यही याद रखना है, ये सारे 8 के 8 रख देना है, क्योंकि कभी एग्जामिनेशन में आ गया कुंडली में लिखने में से कौन सा नहीं है। ओके, तो यह सबको याद रहेगा। फिर इसके बाद आता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास, ठीक है। सतत विकास का ये मतलब है कि आप संसाधन का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रह जाए, ठीक है। इसमें भी 17 गोल है, ये इंपॉर्टेंट है। 17 गोल में मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, जिसमें जैसे पहला है नो पॉवर्टी, पहला पॉवर्टी भूखमरी, दूसरा नो हंगर, तीसरा स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन, ठीक है। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता, पांचवा है स्वच्छ पानी, ठीक है, और स्वच्छता। सातवां है सस्ती ऊर्जा मिलना चाहिए और समावेशी आर्थिक विकास होना चाहिए। ओके, आठवां है समावेशी आर्थिक विकास, मतलब सस्टेनेबल, सबके पहले समावेशी आप जोड़ लीजिए या फिर सतत आप जोड़ लीजिए, समावेशी आर्थिक विकास होना चाहिए। फिर है लचीला बुनियादी ढांचा या फिर औद्योगिकरण, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर देशों के बीच में असमानता को दूर करना, इनइक्वलिटीज बिटवीन द कंट्री, ये इस गैप को कम करना है। फिर सुरक्षित और टिकाऊ शहर होने चाहिए, सिटी प्लान करिए जो कि सुरक्षित और टिकाऊ हो। फिर स्थायी खपत और उत्पादन, ठीक है, ये होना चाहिए। 12वां। 13वां है जलवायु परिवर्तन से निपटना, ये कौन सा गोल है हमारा, 13वां गोल है। 14वां गोल की बात करें महासागर सागर संसाधन सुरक्षा, मतलब महासागर साधन मतलब कुल मिला के जो भी पानी में व्यवस्था है, लैंड मतलब लाइफ इन वाटर, उसके विषय में आप लोग जानना चाहिए, मतलब उसको बचा के रखना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड 15वां है, मतलब कि आपका क्या उसमें स्थल में क्या आपके जीवन है, ठीक है। फिर आगे आता है शांतिपूर्ण संगठनों को बढ़ावा, शांतिपूर्ण संगठन जितने हैं उनको बढ़ावा देना ही हमारा एसडीजी का गोल है। और लास्ट में आपका है वैश्विक भागीदारी पुनर्जीवित करना, ठीक है। ग्लोबली आप लोग कनेक्ट करिए, इसमें भी एमडीजी में एमडीजी के सारे गोल इसमें
निश्चित रूप से आ ही जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं प्रदूषण। प्रदूषण में आप सबको मालूम है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण बहुत हम लोग के काम का होता है, नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण ठीक है, वो तो इतना कंट्रोल हम नहीं कर सकते। फिर मृदा प्रदूषण जो हो रहा है तो खेती किसानी से हो ही रहा है। ध्वनि प्रदूषण के बाद फिर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे आपको ध्यान देना है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे इसमें एग्जामिनेशन में जो आएगा उस जैसे कुछ आपके तत्व हैं, प्रदूषक हैं, पोल्यूटेंट हैं, जिनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से क्या समस्याएं होती है, उनको हम लोगों ने नोट किया है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हेमोग्लोबिन में मिल जाता है और हमारे फेफड़े में नुकसान करता है। ठीक है, क्लोरीन आंख, नाक और कान, गला में दिक्कत करता है। धूल एलर्जी होती है। लेड से कैंसर होता है। एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस रोग होता है। और फिर बेरिलियम से हमारा कैंसर होते हैं। फ्लोराइड दांत और हड्डी के लिए नुकसानदायक होते हैं। शीशा, लेड, कैंसर, एनीमिया और तंत्रिका तंत्र में हमारे नुकसान करता है। पारा मिनीमाता रोग होता है, हम सब लोग को मालूम है। क्रोमियम से चर्म रोग होते हैं। स्किन डिसीजेज, मैग्नीज से क्या होता है, सांस रोग होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वायु जल ध्वनि प्रदूषण कैसे रोकना है, क्या करना है, ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से उसको आप वहां पर जवाब देंगे। सॉल्व वेस्ट, वेस्ट मतलब अपशिष्ट। तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और बायोमेडिकल। सॉलिड वेस्ट आप सब लोग को मालूम है, जो सॉलिड रूप में आपका कचरा निकलता है। लिक्विड मतलब पानी के रूप में या फिर लिक्विड रूप में जो कचरा निकलता है। और बायोमेडिकल में जो भी डॉक्टरीज या फिर मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे सर्जरी का सामान हुआ, टेबलेट हुआ, और सर्जरी कर दी है तो उनके छोटे छोटे अंग हुए, टिश्यू हुए, मांस हुआ, तो ये सब बायोमेडिकल में आता है। ठीक है, तो इसको सॉलिड वेस्ट मैंने हम लोगों ने इसको अच्छे से कवर किया है। उसमें मैराथन वाली क्लास में आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा। ठीक है, यूजीसी नेट सेट प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेचुरल हैजार्ड, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़ और सूखा, ये आपके इतने तरीके के प्राकृतिक आपदा होते हैं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़ और सूखा, सब आप लोग को मालूम है। यहाँ पर भूकंप रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, सुनामी क्या होता है, जब भूकंप वगैरह मोस्टली समुद्र में आ जाए तो बहुत लंबे तरंग क्या होती हैं, वाटर वेव दूर तक फैल जाती हैं, जिससे हम सुनामी बोलते हैं। ठीक है, चक्रवात हम लोग को मालूम है, चक्रवात ऐसे से घूमता है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। ओके, ठीक है। बाढ़ तो हम लोग को सब मालूम है, सूखा जब बारिश बहुत कम हो जाता है, लगभग मान लीजिए लेस देन 25 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर बारिश जहाँ पे होती है वहां पर सूखा आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित राज्य अगर बात करें तो कौन सा राज्य है हमारे देश में, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, फिर आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्था किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बनाया गया है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में गठित किया गया, जो ये सब देखता है। ओके, किसको, डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है, कैसे बचाना है, क्या करना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी आप सब लोग को पता है कि कार्य करने की दर को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा में ऐसे होते हैं जिनका सीमित संसाधन है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, सीमित संसाधन है, सीमित है। तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब वो ऊर्जा होते हैं जो खत्म नहीं होने वाले हैं जल्दी, सोलर हो गया, विंड हो गया, फिर भूतापी हो गया और ज्वारी ऊर्जा हो गई, ये सब क्या होते हैं हमारे नवीकरणीय। ठीक है, सोलर एनर्जी हम लोग को मालूम ही है, सौर ऊर्जा को बहुत सारा प्रमोशन मिल रहा है इस समय। सोलर प्लेट आप लोग भी लगाए, सोलर प्लेट का सौर ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है कि हमारा सोलर एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। विंड एनर्जी में को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें मेन रोल किसका होता है, पवन चक्की के माध्यम से हम लोग करते हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पवन चक्की है। ठीक है, भारत में अगर बात किया जाए तो चौथे नंबर पर विंड एनर्जी में हमारा वो है। फिर वह जल ऊर्जा,
बहुत सारे पावर प्लांट यहाँ पे लगे, बांध बनाए जाते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा बांध भारत का कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल बांध, गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है भारत में, ये आपको कमेंट करना है। ओके, भूतापी या फिर ज्वारी ऊर्जा मोस्टली जियोथर्मल, जो वहां से गर्म पानी वगैरह निकलते हैं उनसे हम लोग थर्मल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ओके, फिर हम लोग आते हैं जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कारण हैं, हम सब लोग को मालूम है, जैसे महाद्वीपों का खिसकना, उसके बाद प्राकृतिक बहुत सारे कारण हैं, सब लोग को मालूम है कि आप लोग अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध एसी चला रहे हैं, अंधाधुंध रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज को बहुत सारा इफेक्ट करता है। ज्वालामुखी वोल्केनो का कारण होता है थोड़ा बहुत। पृथ्वी का झुकाव, जलवायु परिवर्तन मतलब एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग कहा जाए कि टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। पृथ्वी का झुकाव कारण भी जलवायु परिवर्तन है, सागरीय तरंगों के कारण भी होता है। ग्रीन हाउस गैस आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका मीथेन है, फिर फ्लोरोकार्बन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, ठीक है, और ओजोन है। कौन कौन से हैं ग्रीन हाउस गैसेस को आप लोग याद कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, O3 मतलब ओजोन आता है, CFC आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर आता है। ओके, ये सारे आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बचा है, जैसे इंपोर्टेंट एग्रीमेंट, इस यूनिट में है इंपोर्टेंट एग्रीमेंट। तो इंपोर्टेंट एग्रीमेंट में हम लोगों ने देखा हुआ पेरिस समझौता, जोड़ी बनाने के लिए यहाँ से आएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड। तो पेरिस एग्रीमेंट ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, बस इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन O3 से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस इमिशन, ये भी ग्रीन हाउस इमिशन से रिलेटेड है। फिर COP29, COP29 तो ठीक है। रियो समिट क्या है, पहला बार जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये क्यों हुआ था, सतत विकास के लिए इसका मोटिव था, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका क्या मोटिव है, रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट, मतलब एनर्जी की कॉस्ट को या फिर कम करना है, ISA का मेन उद्देश्य है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29वें नंबर का COP होगा, ये कहाँ पे होगा, कौन से देश में होगा, मैं बता रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर या नवंबर, इन्हीं महीनों में होगा। तो 2024 का COP कहाँ होने वाला है, ये आप मुझे एक बार फिर से कमेंट करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आते हैं मोटो, वी आर मूविंग टू थर्ड पार्ट, दैट इज हायर एजुकेशन। ओके, हायर एजुकेशन वाले हम लोग पोर्शन में आते हैं, उच्च शिक्षा, ठीक है, लास्ट यूनिट है और यहाँ से आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हायर एजुकेशन हम लोग बात करते हैं, हायर एजुकेशन क्या होता है, मेनली सोशल, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, इन सब का एक समावेश होता है हायर एजुकेशन में, ठीक है। फिर 4 स्तंभ, लर्निंग के 4 स्तंभ क्या होते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग टू नो, जानने के लिए। तीसरा लर्निंग टू डू, दूसरा सॉरी पहला है लर्निंग टू नो, जानने के लिए, लर्निंग टू डू, करने के लिए, लर्निंग टू बी, होने के लिए, तीसरा लर्निंग टू टुगेदर, लाइव टुगेदर, साथ रहने के लिए। 4 इसके स्तंभ है। ओके, हिंदी में देख लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, आप सब लोग को मालूम है भारत में क्या है, पहली से लेकर 8वीं तक प्राइमरी लेवल कहलाता है, 9वीं से लेकर 12वीं तक आपका सेकेंडरी कहलाता है, और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका टर्सरी लेवल वो कहलाता है, ठीक है। फिर प्राचीन भारत में शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल, फिर उसके बाद बौद्ध काल, फिर उसके बाद जैन धर्म बढ़ता है। तो वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग को वेद पढ़ाए जाते थे। वेद आप लोग को मालूम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के जानकार को होत्र बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विषय आप सब लोग को मालूम है, उसमें मंत्र है, सामवेद में संगीत है, यजुर्वेद में आपको क्या है, यज्ञ है,
और अथर्ववेद में आपका जादू टोना टोटका अंधविश्वास आता है। उसके बाद फिर वैदिक काल में आपको वेदांत पढ़ाए गए, वेदांग पढ़ाए गए, महापुराण भागवत ये सारी चीजें पढ़ाया गया है। ठीक है, ये इस तरह का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था चलता था। बौद्ध काल में हम लोग देखते हैं इसके शिक्षा के बहुत सारे केंद्र रहेंगे, उसमें जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतीपुरा विश्वविद्यालय होगा, फिर उसके बाद सोमापुरी हो गया, जगदला, ये सारे बौद्ध काल के शिक्षा के केंद्र रहे थे। ठीक है, जैन शिक्षा में हम लोग जानते ही हैं कि जैन शिक्षा में ये उसमें विश्वास नहीं करते थे पुनर्जन्म में, पुनरात्मा में, तो इन लोग का शिक्षा एकदम अलग, बहुत शांति से चलता था। ठीक है, जैन उसमें इतना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फेमस यूनिवर्सिटीज हम लोग देख लेते हैं जो उस समय हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज के पाकिस्तान में है। उसका विषय हम लोग को याद कर लेना है, कभी मैच द फॉलोइंग है। क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो लॉ पढ़ाया जाता था, मेडिसिन पढ़ाया जाता, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता, गणित पढ़ाया जाता था, मेनली लॉ, मेडिसिन, सैन्य शिक्षा और मेडिसिन। ठीक है, मिथिला विश्वविद्यालय, इसमें क्या न्याय, न्याय पढ़ाया जाता है, ये बहुत यार, न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र, कौन से, मिथिला विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर उदंतीपुरा, उदंतीपुरा में मठ है एक्चुअली किसका, बौद्ध का। ठीक है, ये इतना फेमस नहीं हो पाया। विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तर्क विद्या, वेद विद्या, यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है, सारे के सारे मोस्टली बिहार में है। ठीक है, नालंदा ये उच्च शिक्षा का मेन केंद्र हुआ करता था, जो कि बौद्धों का हुआ करता था। इसमें आर्ट पढ़ाए जाते थे, स्किल डेवलपमेंट पढ़ाए जाते, मैथ पढ़ाया जाता था और मेडिसिन की भी पढ़ाई होती थी। ओके, एस्ट्रोनॉमी, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, सब कुछ यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में अगर बात करें तो सबसे पहले 1813 में चार्टर्ड एक्ट आया था। चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने यह कहा कि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था ना सुधार के वो ईसाई मिशनरीज को प्रमोट कर रहे थे, ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे थे उसके आड़ में। ओके, तो 1854 में वुड डिस्पैच नीति आई थी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। फिर वर्धा शिक्षा योजना, शिक्षा आयोग 1937 में, जिसमें महात्मा गांधी ने काम किया। इन्होंने इसमें ये बात किया कि आप लोग अपना काम खुद से करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें और खुद से चरखा चलाएं, कढ़ाई बुनाई, अपना हैंड आर्ट, ये सब स्किल आप अपने अंदर डेवलप करें। ठीक है, खुद से काम करना सीखें। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वर्धा शिक्षा के बाद स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा का क्या सिस्टम रहा है, तो 1948, 1952, 1964, ये सन आप लोग को याद रखना है। 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसको राधाकृष्णन, हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। उसके बाद 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन, इसको दौलत सिंह कोठारी लाए थे, 17 सदस्य। मोस्टली वहीं से अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, जिस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारा 1986 आया, फिर अभी 2020 आया, तो वो बेस वहीं से है। कहाँ से, कोठारी कमीशन से, उन्होंने ही वहां पर लाया। ठीक है, इतना आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करें। 1968 फिर त्रिभाषी सूत्र आया। फिर 1976 की अगर हम लोग बात करते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची में, पहला शिक्षा क्या होता था, राज्य सूची में हुआ करता था, लेकिन वहां पर समस्याएं आई तो समवर्ती सूची में कर दिया गया। 1986 में क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते ही हैं, 10+2+3 ये सिस्टम हुआ करता था। नवोदय विद्यालय के वहीं से शुरू हुए और बहुत सारे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, चिंतन, तार्किकता, ये सब किया गया, एनसीईआरटी। फिर आया 2020 सन। ठीक है, 2020 एजुकेशन पॉलिसी आया। इसके 5 पिलर है, एक्सेस, पहुंच, इक्वालिटी, बराबर, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबल। ठीक है, कौन कौन, एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबल शिक्षा, ये इसके 5 पिलर है। इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे कस्तूरी रंगन। ये प्रणाली है 5+3+3+4। ठीक है, पहले 10+2+3, 10वीं के बाद तो 12वीं, 12वीं के बाद 3 ग्रेजुएशन। इसमें 5 साल में आपका नाम लिख जाएगा, फिर 3, 8, 8 3 11, 4 15। ओके, एबीसी आया, अकाउंट, बैंक, क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि आपका पॉइंट जुड़ता जाता है। ठीक है, चिंतन, खोज, बेसिक शिक्षा, चिंतन, खोज, ये सब बेस इस शिक्षा व्यवस्था में बढ़ावा देने के लिए लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत सारे और सिस्टम इसमें हैं, आप लोग त्रिभाषा सूत्र लाया गया। ठीक है,
रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, भारत में रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय हुआ करते थे। पहले क्या होते थे? शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय हुआ करता था। उसके बाद 1985 से पहले शिक्षा और संस्कृत मंत्रालय हुआ करते थे और मानव संसाधन मंत्रालय 1985 के बाद बदला और फिर जाके 2020 में अब ये शिक्षा मंत्रालय कहलाने लगा, जो कि फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान जी थे शिक्षा मंत्री। अब आज 9 तारीख है, आज कैबिनेट में पता चले कौन शिक्षा मंत्री अगला होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, आईसीएचआर, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर उसके बाद वास्तुकला परिषद, आर्किटेक्ट काउंसिल, यूजीसी, आपको इंपॉर्टेंट, ये क्या है? रेगुलेटरी बॉडी में बता रहा हूँ। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, 1956 में एक्चुअली बना है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय की अगर बात करें तो पुणे, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी यहाँ पर है। ठीक है, भारत में विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या 49 है। स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें 399, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 330 और डीम्ड यूनिवर्सिटी 126 यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, भाषा के आधार पर यहाँ पर अपने देश में विश्वविद्यालय है। जैसे कि अगर हिंदी भाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वर्धा में, जो कि नागपुर में है। ठीक है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू हैदराबाद में है। संस्कृत के लिए इसी तरह लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है? दिल्ली पे है आपका। ठीक है, एक और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में भी है। ओके, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय भाषाई आधार पर आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सेंट्रल द्वारा ये रेगुलेट की जाती है। आईआईटी की संख्या 23 है, आईआईएम 20 है, एनआईटी 31 है। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। फिर हम लोग तकनीकी शिक्षा की बात करें तो तकनीकी शिक्षा के अंदर निम्नलिखित में से कौन कौन से आते हैं? कभी कभी ये प्रश्न आपका आ सकता है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, अप्लाइड आर्ट हो गया, होटल मैनेजमेंट, ये तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसको रेगुलेट एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना 1945 में हुई है और 1987 में ये संवैधानिक रूप ले लेता है। फिर हम लोग आगे आते हैं मूल्यांकन। ये लास्ट टॉपिक हम लोग आते हैं मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या होता है? इवेल्युएशन के लिए बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे कॉलेज को NAAC NAAC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, नेशनल कहाँ गया? हाँ, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक का इसमें ग्रेडिंग होती है A+, A++, B++। ठीक है, आपके राज्य में कौन से यूनिवर्सिटी को NAAC द्वारा A+ या फिर A++ का ग्रेड मिला हुआ है यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक कौन सी है, माधव साइंस कॉलेज उज्जैन, उसको मिला हो AA++, और होलकर साइंस कॉलेज इंदौर, उसको AA+ मिला हुआ। ओके, फिर आता है NBA, क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ठीक है, ये संस्थाएं हैं इवैल्यूएशन करने के लिए, ये लोग चेक करने के लिए आते हैं, फिर ये अपने हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग क्या है? तो डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 एक्ट से बना, स्वयं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फिर राष्ट्रमंडल शिक्षा ये 1988 में चालू हुआ। हेडक्वार्टर अगर देखा जाए कनाडा। राष्ट्रमंडल देश मतलब आप समझ रहे होंगे जिसका ब्रिटेन का जो उपनिवेश रहा है, जो ब्रिटेन ने जिसमें अधिकार किया था, वो राष्ट्रमंडल देश कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं। स्वयं हो गया,
ज्ञान हो गया, NPTEL हो गया, ये आपके राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। लास्ट आपका आता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षण क्या होता है कि वैल्यू वैल्यू एजुकेशन, मतलब इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको कि आप भाव को समझिए, अच्छा बुरा समझिए, अगर आप एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं तो उससे क्या अच्छाई हो रही है, क्या बुराई हो रही है, उससे क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, तो वैल्यू एडेड शिक्षा है। ये नहीं कि आपका केवल मोटिव होना चाहिए कि हम बिजनेस करें, कि हम केवल मान लीजिए स्कूल खोलते हैं, तो ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम पैसे कमा लें बच्चों से या गार्जियन से, तो आपको वहां पर ये देखना है। तो नैतिक शिक्षा की बात हर जगह किया गया, 1952 के एक्ट उसमें भी किया गया सबसे पहले जब माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, फिर 1964 कोठारी कमीशन में भी आया, 1986 जो कि सबसे बड़ी पॉलिसी थी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार, उसमें भी आया। 2020 की नैतिक शिक्षा से ही पूरी तरह से आर्गर्भित है कौन सी हमारी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये रहे हमारे कौन से 3 यूनिट, हम लोगों ने 3 यूनिट पहले कर लिया, 3 यूनिट अभी कर लिया, कुल मिला के सारे यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ से आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 6 यूनिट जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने कर लिया। कंप्रहेंशन वाला पोर्शन आप सब लोगों को मालूम है कंप्रहेंशन का क्या तरीका है, आप जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें प्ले लिस्ट में जाके आप कंप्रहेंशन वाला कैसे कंप्रहेंशन को डील करते हैं। उसके बाद हमने लॉजिकल रीजनिंग किया है और मैथमेटिकल रीजनिंग भी किया है। वो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, DI का भी हम लोगों ने क्लास लिया है, तो उसको जाके आप प्ले लिस्ट में देखिए। बाकी 6 यूनिट को आप 2 से घंटे 10 मिनट के अंदर इस सारा रिवाइज करके जाएंगे। 2 बार आप वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी, जो भी आप क्वेश्चन आएगा आप उसको हैंडल कर पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ आराम से, अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको 2 बार देख लिए। ठीक है, तो आप बढ़िया से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। बहुत कम दिन बचे हैं, बढ़िया से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, नया बहुत कम पढ़िए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, आगे जो भी वीडियो जाएंगे आपको मिलते जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ लीजिए, क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत के साथ बनाया है। आप लोग को पता होगा इसमें लिखना लिखना सारा कुछ रिवाइज करवाना। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, और भारत और पाकिस्तान का मैच बिना देखे कोई रह ही नहीं सकता, ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। जो व्यक्ति मैच नहीं देखता, हमारे एक बहुत करीबी है, उनको अगर बोला जाए अब मैच है, तो उनका मतलब मैच का मतलब ये होता है तो भारत और पाकिस्तान। तो बहुत लोग भारत में ऐसे हैं, बहुत लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि मैच का मतलब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। एक इमोशन बन गया है, ये एक बहुत खतरनाक भावना से जुड़ा हुआ मैच है। तो हम लोग आज देखेंगे, भारत जीतना है ही, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।